सभी का स्वागत है। जैन साहित्य एकेडमी ट्रस्ट, कजे सोमैया सेंटर फॉर स्टडीज इन जैनिज्म, दोनों संस्थाओं की ओर से आप सभी भविजनों, प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सीके मेहता संचालित प्रेरित जैन साहित्य एकेडमी ट्रस्ट आज अपने व्याख्यान के 9वें मणके में है। 9वां दौर में हम पहुंच गए हैं। 8 अलग अलग प्रकार के साहित्य की धाराओं से हम पसार हो चुके हैं। आज का दिन मेरे लिए विशेष इसलिए है क्योंकि जिस दिन हमने इनॉग्रल फंक्शन किया था, उस दिन हमारे एक ट्रस्टी बड़ोदरा से दीपक भाई मेहता ने कहा, सेजल बहन, आप सारी बातें साहित्य की करना, बट एक दिन आप विज्ञान के लिए जरूर रखना। और ये बात को मैंने बराबर ध्यान से सुना था। और फिर मैं बात कर रही थी अलग अलग लोगों से बार बार कि किसको बुलाए जो साहित्य और विज्ञान को जोड़कर बात करे, सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, किंतु हमारे जीवन के साथ जोड़कर। ऐसे तो विज्ञान जुड़ा हुआ ही है, फिर भी उसको थोड़ा रसिक बनाकर हमसे बात करे। और तभी अहमदाबाद से जीतू भाई ने एक सजेशन दिया कि आप डॉक्टर राजमल जैन से बात कीजिए ना। थोड़ा संकोच था मन में, थोड़ा डर भी था कि राजमल जी हमारे साथ जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, किंतु फोन किया और उनकी सरलता को देखकर इतना अच्छा लगा कि राजमल जैन जी तो किसी के भी साथ जुड़ सकते हैं। जहां जहां साहित्य है, जहां विज्ञान है, जहां ज्ञान की कोई भी धारा है, वहां हर जगह राजमल जैन। आज इस 9वें व्याख्यान में विषय भी बहुत ही आपको रस हो और रसप्रद है। काल, जैन साहित्य और विज्ञान की दृष्टि से, साइंस और लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से आज हम टाइम की बात करने वाले हैं। ऐसे तो काल के लिए बहुत सारी विभावनाएं हैं। अभी मेरा अच्छा समय नहीं चल रहा है, काल बहु कपरो छे, बेघड़ी, 48 मिनट, और कभी हम सागरों पम की भी बात करते हैं। तो कितने परिप्रेक्ष्य है काल के हमारे मन में। कभी वो प्रतीक के रूप में आता है, कभी वो परिमाण के रूप में आता है। किंतु साइंस और जैनिज्म के साथ जुड़कर हम किस तरह बात कर सकते हैं, उसकी बात आज के हमारे विद्वान वक्ता डॉक्टर राजमल जी जैन करेंगे। और उनको सवाल भी कौन पूछेगा? डॉक्टर विपिन दोषी। डॉक्टर विपिन दोषी का परिचय जब सर आएंगे, राजमल जी जैन का व्याख्यान खत्म होगा, उनके बाद में जब इनको इनवाइट करूंगी उस समय दूंगी। फिलहाल में आपको डॉक्टर राजमल जी जैन का परिचय करवाने का गौरव महसूस करती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ बातें सिर्फ ऐसे ही नहीं होती है, उसके लिए पुण्य बल भी जरूरी होता है। और आज मुझे लग रहा है कि सचमुच जैन साहित्य एकेडमी के हम सभी ट्रस्टियों का पुण्य बल इतना अच्छा है कि हमारे पास एक से एक बड़े विद्वान वक्ता आ रहे हैं और हमारी दृष्टि को ज्यादा और ज्यादा साफ कर रहे हैं। डॉक्टर राजमल जी जैन का जन्म ऐसे तो 14 जनवरी को जनवरी में हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोडेटा है, मैं पूरा पढ़ूंगी आज आपके साथ, चाहे वो 5 मिनट क्यों ना ले। एमएससी उन्होंने फिजिक्स से किया उदयपुर विश्वविद्यालय से, और उसके बाद उन्होंने पीएचडी गुजरात विश्वविद्यालय से किया। फिजिक्स के रिसर्चर है वो। और आज का उन्होंने उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से वो जुड़े। वहां वो वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रोफेसर के पद पे कार्यरत थे। उन्होंने सूर्य और पृथ्वी के संबंधों में कुछ गहन संशोधन किया, और ये संशोधन के उपलक्ष्य में उन्होंने कुछ नए उपकरणों बनाने की योजना भी की, और उसके लिए उन्होंने वो कार्य भी आरंभ किया। प्रोफेसर जैन उदयपुर सौर वेधशाला के संस्थापकों में से एक है, और भारत में पहले सूर्य से संबंधित अंतरिक्ष मिशन जो था, सोलार एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, उनके वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उसके अलावा उन्होंने चंद्रयान 2, मंगलयान आदि में भी काम किया है, उसके साथ भी वो संलग्न थे। विश्व में पहली बार, ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर राजमल जी जैन की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, विश्व में पहली बार सोलार कोरोना में लोहा और निकल के तत्वों के लक्षणों की उन्होंने खोज की। उनकी इस खोज की अंतरराष्ट्रीय एक्नॉलेजमेंट मिला, और फलस्वरूप उनको रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की फेलोशिप से सम्मानित किया गया। उन्होंने 100 से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखे हैं, और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने 200 से ज्यादा व्याख्यान भी दिए हैं। अनेक सम्मेलनों, कॉन्फ्रेंसों में वो हमेशा होते हैं और अलग अलग तरीके से बात करते हैं।
आकाश और काल के समय में, काल के बारे में वो काफी बात करते हैं। उनको जो कुछ पुरस्कार और अवार्ड प्राप्त हुए हैं उसकी मैं बात करूंगी आपके सामने। 1981 में उनको श्रीमती इंदिरा गांधी ने अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वो मॉस्को भेजा था उनको। उसके बाद 1983 में वो हमारे प्रथम एशियाई थे जिन्हें अंतरराष्ट्रीय युवा खगोल वैज्ञानिक का अवार्ड प्राप्त हुआ। 1995 में राजस्थान द्वारा विज्ञान पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1996 में उनको सार्क देशों का जो साइंस रिसोर्स पर्सन अवार्ड था वो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला। ऐसी तो कई सारी उपलब्धि है, किंतु उनकी एक बड़ी उपलब्धि ये भी है कि हर बार साइंस के साथ उन्होंने जैनिज्म के हमारे कुछ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया है। और इसलिए 1998 में आचार्य भगवान 108 श्री कनक नंदी जी गुरुदेव ने सागवाड़ा में उनको सरस्वती पुत्र की उपाधि दी है। 2010 में आचार्य भगवान 108 श्री तरुणराज सागर जी गुरुदेव ने उनको जैन रत्न की उपाधि दी। 2012 में उनको साइंस अकादमी की फेलोशिप भी प्राप्त हुई और 2013 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त हुआ। डॉक्टर राजमल जी जैन की बहुत सारी उपलब्धियों की बात कर सकते हैं, लेकिन और एक छोटी सी बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। 2014 में 2014 में सूर्य में लोहे और निकल की खोज की, जिसके फ्लसवायर रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ब्रिटेन की फेलोशिप से उनको सम्मानित किया गया। और 2017 में इथियोपिया में येहा क्षेत्र में चंद्र प्रभु का मंदिर खोजा। यह एक अविस्मरणीय कार्य उन्होंने किया है। भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के वो मार्गदर्शक भी है। डॉक्टर राजमल जी जैन, मैं जैन साहित्य एकेडमी ट्रस्ट की ओर से आपका स्वागत करती हूँ और आज आप अपने विषय काल, जैन साहित्य और विज्ञान की दृष्टिकोण से बात करें, उसके लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। ओके, थैंक यू डॉक्टर सैजल बहन। डॉक्टर विपिन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने जो आमंत्रित किया मुझे ये लेक्चर देने के लिए यहाँ पर, मैं जैन साहित्य एकेडमी और सोमैया कॉलेज दोनों का आभारी हूँ। ये कार्यक्रम जो आयोजित कर रहे हैं सचमुच में अविस्मरणीय कार्यक्रम है। जैन धर्म और जैन भक्तों के लिए बहुत बड़ी सेवा है। मैं आपको आज जो बात करने जा रहा हूँ, जो मेरे को विषय दिया गया है वो काल के संबंधित है और ये कि इस टाइम के बारे में हमारे जैन लिटरेचर में और साइंस के दृष्टिकोण में क्या समानता है, क्या असमानता है। ठीक, ऐसे अगर देखने जाएंगे तो बहुत कुछ लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन इस 1 घंटे के अंदर मैं वो बातें करूं जिनके ऊपर अभी हम लोग समझ नहीं पाए। हमारे आगम से लेके शास्त्रों से लेकर के जो इश्यूज और चैलेंजेस बने हुए हैं, और उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो ज्यादा अच्छा होगा। और दूसरा कि उनसे संबंधित जो है विज्ञान क्या कहता है और उस विज्ञान से हमें कोई सफलता मिलती है अपनी गुत्थियों को, अपने इन इश्यूज को सुलझाने के अंदर, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए मैंने एक रेगुलर प्रवचन के बजाय ये सोचा कि मैं आपको कुछ इश्यू बेस्ड जो काल से संबंधित इश्यूज हैं उनके बारे में आज चर्चा करें और हम कोशिश करें कि उन इश्यूज को हम रिजॉल्व कर सकें। ये पहला बिंदु रहेगा। दूसरा ये कि हर कोई ये कहता है कि जैन धर्म में जो है ये विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे। अरे देखने की क्या जरूरत है, वो तो जैन धर्म तो है ही नहीं, वो तो एक विज्ञान है। विज्ञान को विज्ञान की दृष्टि से क्या देखने का है। हम आधुनिक विज्ञान से अगर कंपेयर भी करें तो आधुनिक विज्ञान तो केवल श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान पर आधारित है, जबकि जैन धर्म का विज्ञान जो है वो तो हमारे अवधि ज्ञान और तपो ज्ञान और केवल ज्ञान पर आधारित है। उसकी जो सीमाएं हैं उस सीमाओं को तो शायद आधुनिक विज्ञान अभी न तो पहुंच पाया है, और मुझे नहीं लगता कि अभी 100 साल के अंदर भी हम पहुंच करके उसको जो है समझ लेंगे। देखिए, हाँ ये जरूर है
कि हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए और इंस्ट्रूमेंट से हमने अपने ज्ञान को जो है वो इम्प्रूव, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव किया है। तो मैं उससे जो हमारे बल की आगम से समझते समझते बीच में जहां व्यवधान आ गया और जो गैप पड़ गया था, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि प्रभु महावीर के जो डिसिपल्स थे, जो भद्रबाहु तक आते आते ज्ञान के अंदर कहीं व्यवधान आया हो, या फिर भद्रबाहु के बाद में जो आचार्यों के द्वारा लिखने के समय में कोई व्यवधान आ गया हो, तो हम नहीं समझ पाए हों, तो ऐसे इश्यूज के बारे में अगर हमें साइंस मदद कर सकती है तो हम उसका सहारा लेंगे और आज उसके बारे में बात करेंगे। हमारी ये कहा गया है कि आकाश और काल का तो कोई खास महत्व नहीं होना चाहिए, जीव ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जबकि मैं आज जो आपके सामने बात करूंगा वो इस बात के लिए कि जीव के लिए ही आकाश और काल का ज्यादा महत्व है। पुद्गल के लिए ही आकाश और काल का ज्यादा महत्व है, और ये सिद्ध करने की कोशिश भी करूंगा कि व्हाई दे आर सो मच इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। तो मैं दो महत्वपूर्ण बात आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, जो अक्सर आकाश और काल के बारे में हमारे यहाँ अपने जीवन के अंदर बहुत प्रचलित है, प्रोवर्ब है, एक तरह से मुहावरा है, कहावत हो चुकी है। आप सबको याद होगा कि हमारे घर में जब एक बच्चे का जन्म होता है तो 20 दिन के बाद उसकी सूरज पूजा की जाती है बच्चे को लेकर के, और माँ को बाहर सूर्य के अंदर लाया जाता है ताकि उस बच्चे को सूर्य को दिखाया जाए, यानी आकाश से उसका जो है आमना सामना कराया जाता है कि सूर्य की लाइट, सूर्य का जो तेजस है वो उसके अंदर ऊर्जा की स्फूर्ति दे। यानी आकाश का महत्व जो है, बच्चा पैदा हो गया है उसके पश्चात भी उसकी ऊर्जा आवश्यक है, यानी उसके शरीर के अंदर स्फूर्ति लाने के लिए सबसे पहला काम ये किया जाता है। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि जब बच्चा 6 ही दिन का होता है, तो हमारे जैन धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी और भी शायद धर्मों में हो, तो 6 दिन के बाद रात के समय बच्चे को लाते हैं अपने आंगन के अंदर, नहीं लेकिन कम से कम दूसरे कमरे के अंदर उसके पास में कागज और कलम रखते हैं। कहते हैं कि छठी के लेख लिखने की जरूरत है, यानी आकाश रात का जो समय है, तो जहां से हम ये कहा जाता है, साइंटिफिकली भी कहा जाता है कि जो बुद्धि है, प्रतिभा है, तो वो आकाश की कॉस्मिक रेस से आती है, तो उसके लिए वो भी रस्म की जाती है। तो आकाश के ये दोनों जो हैं महत्वपूर्ण, सूर्य और आकाश तत्व, जो हमारे कहते हैं पर्यावरण के भी दो इंपॉर्टेंट घटक हैं, तो वो उनका जो है साथ में समावेश है और इसलिए महत्ता है। मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करूं, इससे पहले मैं आपको ये एक चित्र दिखाना चाहता हूं। तो ये मैंने रिसेंटली इसी महीने में एक पेपर पब्लिश किया है जो कोरोना की महामारी है। तो ये कोरोना की महामारी के अंदर अलग अलग देशों के अंदर आपको पता है कि अभी तक जो है करीब 15 मिलियन यानी करीब 1.5 करोड़ लोग के आसपास इसके केस बंद हो चुके हैं और लगभग 6 लाख से अधिक लोग मर चुके हैं। तो हमने आखिर सोचा कि ये जो है क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। तो ये जानने के लिए ये 120 देशों के आंकड़े हमने लिए कोरोना महामारी के, और उस आंकड़ों के अंदर ये देखा कि जो सबसे ज्यादा मीट खाते हैं, यानी 30 किलो से प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो ज्यादा मीट खाते हैं, तो उनके 60 देश लिए, और 60 देश जो 30 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कम खाते हैं उनके लिए कुल 120 देशों का आंकड़े का रिग्रेशन डेटा को इसके अंदर दिखाया है। वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और वाई एक्सिस पे जो उस देश के अंदर जो डेथ हुई है पर कैपिटा, यानी उसकी जनसंख्या से नॉर्मलाइज किया है। आप देखेंगे, मैं ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं कह करके सीधा एक संदेश है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो ये है कि जहां ज्यादा मीट खाया गया है, जहां ज्यादा एनिमल को मारा गया है और ज्यादा मीट कंजम्पशन हुआ है, वहां डेथ भी ज्यादा हुई है। और कितनी ज्यादा, जहां कम है उसके कंपैरिजन में तो 100 गुना ज्यादा, बाई 2 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड वहां ज्यादा डेथ हुई है। तो ये सीधा सीधा एक अहिंसा का संदेश है। ये एक बात कह रहा है कि कम से कम हमने प्रकृति के साथ और जीवों के साथ जितना अत्याचार किया है, तो अब उसे रोकना होगा। अगर नहीं रोकेंगे तो फिर जो है हम प्रकृति शायद हमसे बदला ले
अभी तो ये जीवों ने हमसे बदला लेना प्रारंभ किया है। जितना प्रकृति को रोंदा है तो प्रकृति भी हमारे साथ में ऐसा ही व्यवहार करेगी। और अगर इसको दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो ये कि जो भगवान महावीर ने संदेश दिया था कि जियो और जीने दो, और अगर जो और कोई जीव तकलीफ में है तो उनको भी मदद करो, तो ये ग्राफ जो है वो भले मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑब्जर्वेशंस के आधार पे, लेकिन संदेश ये यही कहता है कि हमें जीवों की हत्या नहीं करनी है, हमें सबका जो है वो ध्यान रखना है और उनकी भी संभाल करने की। यानी ये मैसेज है कि शाकाहार की ओर जाओ, मांसाहार की ओर मत जाओ। देखिए, अब मैं आपको अपने मूल काल के ऊपर जो बात करनी है उस पे आओ। उससे पहले ये कहना बहुत जरूरी है कि आकाश क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है। लेफ्ट में आपको जो दिख रहा है वो हमारा जैन धर्म के आधार पे, हमारे जैन भूगोल के अंदर या विज्ञान में जो कहा गया है वो आकाश है। जो पहली बात तो ये कि ये फाइनाइट, एक निश्चित आकार का है और खड़े में ये 14 राजू की ऊंचाई का है। दूसरी बात ये कि इस फाइनाइट स्पेस के अंदर जीव है और वो जीवों से भरा हुआ है और पुद्गल से भरा हुआ है। दूसरा ये कि अगर इसी चीज को हम यहाँ पर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो अनंता अनंत है। जो देख रहे हैं वो तो एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, और ये पूरा रेडिएशन प्रकाश से और पदार्थ से भरा हुआ है, यहाँ कोई जीव वगैरह नहीं है। तो दो यानी गलत कंसेप्ट हो रहे हैं। एक तो ये कि फाइनाइट के लिए भी वहां पर नहीं है, वो इनफाइनाइट कहते हैं। दूसरा हम जीव की बात कहते हैं, वो अजीव और रेडिएशन की बात कहते हैं। लेकिन इसके बाहर यानी हमारा जो ये ब्रह्मांड है, लोक जिसको लोका कहते हैं, उसके बाहर हम लोग कहते हैं अलोका। तो अलोका के अंदर हम कहते हैं वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, वहां कोई जीव नहीं है, कोई पुद्गल नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ अभी केवल पूरा पूरा ब्रह्मांड जो है वो अनंत अनंत है। उसके बाहर ये कहते हैं कि हो सकता है दूसरे और ब्रह्मांड भी हों। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ जैन धर्म में ब्रह्मांड शाश्वत बताया गया है, एक परपेचुअल है। ये सदा से ऐसा ही है जैसा अभी वर्तमान में है, और ऐसा के ऐसा ही भविष्य में रहेगा। हमारे यहाँ कंसेप्ट है कि जो भी परिवर्तन होते हैं, चाहे किसी भी काल से संबंधित हो, कोई भी पीरियोडिसिटी हो, वो इसी आकाश के अंतर्गत ही होते रहते हैं, इसी ब्रह्मांड के अंतर्गत है। कोई बाहर से कुछ नहीं होता है। और ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसके ऊपर अपन काल से संबंधित चर्चा करेंगे। जबकि विज्ञान ये कहता है कि नहीं, ये बिग बैंग यानी एक छोटा सा कॉस्मिक एग था और उसका विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट से ये सब कुछ जो है आकाश, तारे, आकाश गंगाएं, जो सूर्य, ऐसे सूर्य के ग्रह वगैरह सब उसी में से बने हुए। लेकिन एक बात जरूर है कि जैन धर्म भी ये मानता है कि पदार्थ है और ऊर्जा है, विज्ञान भी ये मानता है कि पदार्थ है, ऊर्जा है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने पहला लिया है कि स्पेस एंड टाइम, व्हाई आर दे सो मच इम्पोर्टेंट। आप देखिए कि एक सबसे बड़ी बात हम लोग कहते हैं कि इस आकाश के अंदर जीव और अजीव है, यानी इस आकाश के अंदर है, आकाश से बाहर की बात नहीं है, यानी अलोका में नहीं है। इसका मतलब इस आकाश के इन दोनों चीजों के अंदर, जीव में और अजीव में, कोई भी परिवर्तन होगा, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कोई भी मॉडिफिकेशन होगा, तो वो इस आकाश के अंदर ही होना है। और इसका एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी काल के साथ में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो काल और स्पेस दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि ट्रांसफॉर्मेशन करेगा कौन, इसके लिए हमारे यहाँ पे दो बल बताए गए हैं, एक है धर्मास्तिकाय, एक अधर्मास्तिकाय। यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, और ट्रांसफॉर्मेशन से पहले या ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगर किसी स्टेट पे, किसी भी स्टेज के ऊपर, किसी भी स्टेट में, किसी भी फॉर्म में उस द्रव्य को या जीव को रोकना है, तो अधर्मास्तिकाय बल उसके लिए जिम्मेदार होता है। अब कहने का ये कि ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस और टाइम से रिलेटेड ही होने वाले हैं, इसलिए आकाश और काल का महत्व बढ़ जाता है। मैं आपको यहाँ पर कहते हैं कि लोग कि आपके भाग्य में जितना लिखा होगा उतना ही मिलेगा। भाग्य मीन्स स्पेस। दूसरी ओर हमारे यहाँ कहावत है, जब समय बहुत बड़ा बलवान है, समय आएगा तभी मिलेगा। तो स्पेस एंड टाइम आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। कोई भगवान इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे यहाँ भगवान का कोई कंसेप्ट नहीं है,
हमारे यहाँ जो कंसेप्ट वो सब सिर्फ और सिर्फ कर्म का कंसेप्ट है, और कर्म की जो व्याख्या है वो इस आकाश और काल के द्वारा ही की जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। निश्चय काल और व्यवहार, तो एक जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसके अंदर 2 टाइम की व्यवस्था की गई है, 2 काल बताए गए। एक निश्चय काल है, एक ये जो निश्चय काल है क्या चीज हुई। व्यवहार काल तो हम जो रोजमर्रा में कैलेंडर से देखते हैं, मेरे घड़ी में इतनी बजी है, मैं इतना आ रहा हूं, इतनी बजे आऊंगा जाऊंगा। बट निश्चय काल उन बड़ी माइलस्टोन घटनाओं से यानी फंडामेंटल चीज से रिलेटेड है। जैसे कि मैं ये कहूं, पृथ्वी का रोटेशन इतनी बजे इस तारीख को शुरू हुआ था। अब उससे फिर जितने कैलेंडर डिराइव किए जाएंगे वो व्यवहार काल में है, लेकिन उसकी पहली जो शुरुआत हुई तो वो निश्चय काल के अंदर माना जाए। या विज्ञान के हिसाब से देखें तो अपन कहें इस टाइम पे बिग बैंग शुरू हुआ था, तो वो बिग बैंग का फर्स्ट इंपैक्ट जब हुआ तो दैट इज द निश्चय काल की बात हुई। और उसके बाद आज तक जितने इस यूनिवर्स में मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं तो वो व्यवहार काल के अंदर गिने जाते हैं। जैसे हम विज्ञान वाले कहते हैं कि आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही है, तो वो व्यवहार काल से हम उसकी गणना करते हैं। एक पहली बार हुआ था कि मेरे एक साथी हैं प्रोफेसर अनुपम जैन, और हम दोनों ने मिलकर के एक इक्वेशन बनाई थी कि आखिर ये निश्चय काल और व्यवहार काल को कैसे जोड़ा जाए। और ये हम एक बुक निकली थी लाडनू से, तो उसके अंदर ये पूरा पेपर था जिसमें यूनिट्स की भी चर्चा थी। तो उसके अंदर हमने कहा था कि जो रिलेटिव टाइम यानी व्यवहार काल है, इट इज फंक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। जो बाद में जितनी भी चीजें होती हैं व्यवहार काल के अंदर, वो सब एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन से होती है। ये पहली चीज समझने की है, और वो उस समय से होती है जो निश्चय काल के यानी फाउंडेशन जो है वहां से। तो उसकी हमने ये इक्वेशन बनाई थी, और उससे जो है दोनों काल को जोड़ा था। जो दूसरे विश्व के अंदर जब ये मैथमेटिशियन लोग हैं तो इसका उपयोग भी करते हैं। अब तो ये जो है व्यवहार काल, तो आजकल हम जितनी भी चीजें यूज कर रहे हैं और जो चल रहे हैं तो मोस्टली सब व्यवहार काल से बात होती है। स्मॉलेस्ट टाइम जो है उसका एक बहुत बड़ा अभी तक मतलब उस ऐसी एक गलतफहमी हो गई है, या हमारे दिमाग में भ्रांति है, या हम आगम से समझ नहीं पाए कि ये स्मॉलेस्ट टाइम है कौन सा। और अलग अलग टाइम पे आचार्यों ने अलग अलग तरह से व्याख्या भी की, लेकिन नहीं बैठ पाया वो। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। मीमांसा काल जो है उसके अंदर ये कहा गया कि एक परमाणु काल की बात बताई गई थी कि परमाणु काल जो है वो सबसे छोटा काल है। और परमाणु काल की डेफिनेशन ये दी गई थी कि एक परमाणु को अपने खुद के डायमीटर को क्रॉस करने में जितना समय लगेगा वो परमाणु काल है। लेकिन फिर ये बात समस्या आ गई कि परमाणु तो अलग अलग जो तत्व हैं उनके परमाणु अलग अलग साइज के होते हैं, तो फिर वो एक टाइम नहीं रहेगा। अभी पिछली सदी के अंदर ही जो है प्रोफेसर जवेरी ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की शायद बात हुई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सभी तत्वों का एक जैसा होता है, वो अलग अलग नहीं होता, और उसकी स्पीड भी एक जैसी होती है। लेकिन मैंने ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे नॉर्मल फील्ड में तो एक जैसी स्पीड रखता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चला गया और बल्कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जोड़ दिया तो वो तो लाखों करोड़ों गुना उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो वो स्पीड नहीं रह सकती और उसका टाइम नहीं डिसाइड कर सकते। तो ये बहुत सारे इश्यूज हुए। तो इसके वजह से जो हमारे आचार्यों से बल्कि जो हमारे उल्लेख जैन धर्म के अंदर जो मिल रहा है, तो वो ये मिल रहा है कि जो सबसे जो छोटा टाइम जो था उसको कहा गया था समय, और वो समय की परिभाषा क्वांटिटेटिव रूप से नहीं की गई, बल्कि उसको आर्बिट्रेरी या क्वालिटेटिवली ये कहा गया कि जो समय है वो कितने ही जो स्मॉलेस्ट जो टाइम होंगे उनको मिला करके कितने ही स्मॉलेस्ट, लेकिन कितने और क्या स्मॉलेस्ट टाइम वो मिला के एक समय होगा, और ऐसे जगन्य युक्त असंख्यात समय मिला करके एक अवलिका होगी। तो अवलिका जो है वो एक कंसेप्ट बनाया गया कि अवलिका जो है वो सबसे छोटा है और उससे उसके अंदर कितने ही असंख्यात जो है वो समय हो सकते हैं। लेकिन जब अवलिका की परिभाषा देने का समय आया तो पता लगा कि कैसे देनी। तो जो ब्रीदिंग लेने का, हमारा सांस लेने का टाइम होता है जिसको प्राण कहते हैं, तो प्राण से उसका कंसेप्ट किया गया
और एक नंबर निकाला कि इतने नंबर यानी ये 4446 सही बटा इतने 3717 एक्सेट्रा, दिस नंबर, एंड दिस नंबर इज आल्सो आर्बिट्रेरी। मैं आपको सही बताता हूँ, कोई इसकी रियलिटी अभी तक नहीं आई, और ये मिला के कहा गया कि एक प्राण। इसके बाद जरूर क्वांटिटेटिव नंबर है कि 7 प्राण मिल करके जो है वे एक स्तोका बनते हैं, 7 मिल करके ये होता है। लेकिन लास्ट में आप देखिए कि कोई भी धर्म हो ला करके मुहूर्त के ऊपर खड़ा कर देते हैं, क्योंकि मुहूर्त इज वेल डिफाइंड, इट हैज कम फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर्स, और एक मुहूर्त जो होता है वो 48 मिनट्स का होता है। इसको जरा अच्छी तरह सब लोग अंडरलाइन कर लें। और ये कहा गया कि 30 इस तरह से जो मुहूर्त होंगे वो मिलकर के एक दिन बनाते हैं, और 30 दिन जो है वो एक महीना बनाते हैं, और 12 महीने वो एक साल बनाते हैं। लेकिन इस बड़े लेवल में भी मिस्टेक होती है, क्योंकि 30 जो है यानी दिन जो है 30 दिन नहीं मिल करके मास बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सारे कैलेंडर्स चंद्रमा के हिसाब से चलते हैं, और चंद्रमा का महीना 30 दिन का नहीं होता है। तो ये भी एक समस्या आ गई थी, तो इसको भी समझना जरूरी है। तो अब जो ये मैंने बताया जगन्य युक्त जो असंख्यात वाली बात है, तो उस जमाने में जो है आचार्यों ने क्या किया था भद्रबाहु स्वामी के टाइम पे या उसके बाद में, मुझे नहीं लगता कि भद्रबाहु स्वामी ने कोई ऐसी गलती की होगी, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए थे और इनको 3 कैटेगरी के अंदर स्केल वाइज डिवाइड किए थे, आल्दो क्वालिटेटिवली। तो उसके अंदर ये कहा गया था कि संख्यात, असंख्यात एवं अनंता, ये कैटेगरी बनाई। फिर एक कैटेगरी बनाई कि परिता, युक्ता, असंख्यात, एक जगन्या, मध्य और उत्तरेशा। तो ये कहा गया कि भाई जगन्या लिख दिया, इसका मतलब बहुत बड़ी बड़ी संख्या है, वो इतनी बड़ी संख्या है कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उसके अंदर परिता, युक्ता जोड़ दिया, जैसे कि जगन्य लिख दिया, युक्ता लिख दिया और असंख्यात लिख दिया। इट मींस इट इज वेरी वेरी बिग नंबर, बट हाउ मच बिग, कितना बड़ा होगा, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। तो फिर जो है इसके अंदर महेंद्र मुनि जी हैं, उन्होंने बहुत कुछ काम किया। उन्होंने इस समय को क्वांटिटेटिव करने का काम भी किया, लेकिन उन्होंने कहा, लिया नंबर कि एक अवालिका होगी वो 1,76,00,000 जो है उस 1,67,77,216 अवालिका के बराबर होगा एक मुहूर्त। तो उन्होंने एक मुहूर्त के अंदर इतनी सारी जो चीजें ली, तो उसके लिए जो है कंसेप्ट क्या होगा, इस पे क्वेश्चन आ गया। ये एक प्रश्न चिन्ह था। हालांकि उन्होंने इसके लिए बहुत सॉल्यूशन भी निकाले वगैरह, लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद जो एक समय और सेकंड में जो कन्वर्शन किया, के अंदर जो है मैंने ये जो महेंद्र मुनि ने फॉर्मूला निकाला है, तो उसके अंदर 10⁻192 जो है वो सेकंड की बात कही गई। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम, लेकिन ये प्रैक्टिकली ये जो समय बताया गया है जो मिनिमम साइट का समय है, तो वो समय सही नहीं लग रहा है। मैंने कुछ हमारे प्रबुद्ध जो साथी हैं, तो आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी के पास बैठ करके हमने जब समय कैलकुलेट किया था, तो हमारे पास 10⁻⁻40 और -45 के बीच का सेकंड का समय आ रहा था। तो अभी इसलिए हमको ये थोड़ा सही नहीं लगा कि कहीं ना कहीं कुछ हमारे, और इसका बेसिक प्रॉब्लम वही होगा कि हमने एक मुहूर्त को इस 1,67,00,000 के वो 70,000 के बराबर ले लिया, तो ये नंबर कहाँ से आया है वो करेक्ट नहीं है। तो 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर बात करें, तो एक बार अगर हम एक मुहूर्त के अंदर प्राणों को गिने कितने प्राण होते हैं, तो 3,773 प्राण होते हैं, राइट, ये लिखा हुआ होगा। और अगर वहीं पर ही मैं एक मुहूर्त को मैं अवालिका में गिनूं, तो वो आएगा वही वापस के 1,67,77,216। अब 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर, यानी हम एक ही यूनिट सिस्टम में 2 बातें कर रहे हैं, और उनको हम एक दूसरे से इक्वेट करके और फिर हम समय को निकाल रहे हैं। वो मैथमेटिकली या साइंस की दृष्टि से सही नहीं है। ये मैं जरा बात माफी मांगते हुए भी कहना चाहता हूं, लेकिन ये सही नहीं है। इसलिए हमने अभी नया काम शुरू किया कि उसके अंदर आपको लगेगा कि जो वैल्यूज निकाली, तो वो वैल्यूज के अंदर एक प्रश्न उठा पिछली सदी के अंदर, यानी हमारे 20वीं सदी के अंदर, कि ये सब हम नंबर अलग अलग करके चेंज करके देख रहे हैं, जबकि घड़ी का जो टाइम है या दिन का जो समय, वो तो सब 60 के अंदर, मतलब उस स्केल से चलता है। तो फिर देखा कि आर्यभट्ट ने जो समय निकाला था, यानी आज से लगभग 1600 साल पहले की बात है, तो उन्होंने कैसे 60 के अंदर निकाला था। तो आप देखेंगे कि उसमें आर्यभट्ट ने जो किया था,
उसने जो गुरु अक्षर, हमारे जो अक्षर माला है तो 60 अक्षर होते हैं, तो 60 गुरु अक्षर को बोलने में जो समय लगता है वो 24 सेकंड लगता है। उन्होंने कहा कि वो एक विंदिका कहलाती है, और ऐसे 60 विंदिता जो है वो एक नाड़ी का होती है, और 60 नाड़ी का है वो एक दिन बनाते हैं। लेकिन अगर उसी को मैं जो 60 जो गुरु अक्षर बोलने में 24 सेकंड का समय है, तो एक अक्षर को बोलने में अगर डिवाइड करूं तो 24/60 होगा। और 24/60 जो है वो कोई बहुत बड़ा समय या बहुत छोटा समय नहीं है, 0.4 सेकंड के आसपास आता है, यानी 400 लगभग मिली सेकंड के आसपास की बात हुई। तो वो भी हमको गले नहीं उतरा, हमको स्वीकार नहीं हुआ कि भगवान ने जो है छोटा से छोटा समय जो देखा तो वो 40 ये मिली सेकंड के मतलब मिली सेकंडों में देखा होगा। इट मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। और फिर सबसे बड़ी बात तो यहाँ थी कि जब हमने आत्मा की बात सोची, और आत्मा की जब बात सोची थी, ये आचार्य श्री कनकनंदी जी ने और सारे शास्त्रों में लिखा हुआ था कि आत्मा अगर मोक्ष में जाती है तो 2 समय के अंदर पहुंच जाती है। कितना? 2 यूनिट्स ऑफ टाइम, मतलब यानी सबसे जो छोटा समय है वो समय, तो 2 समय में आत्मा 7 करोड़ किलो 7 राजू जो है वहां पहुंच जाती है। एक राजू है वो 10⁻23 किलोमीटर होता है। अपन और भी आगे बात करेंगे इसके ऊपर। इसलिए हमारे दिमाग में प्रश्न आया और हमने फिर जो है साइंस का सहारा लिया। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि 1907 के अंदर एक स्कॉलर आया था इटली से, जिसका नाम था तेसितोरी करके, और वो यहाँ से जैन धर्म का जितना साहित्य था 1907 के अंदर 7 शिप्स, पानी के जो जहाज होते हैं, उतना भर करके बीकानेर और पाटन से श्वेतांबर का और दिगंबर दोनों का साहित्य लेकर के वो यहाँ से चला गया, और उसको ब्रिटिशर्स ने स्वीकृति भी दी थी। और वो सारा का सारा साहित्य इटली के जो उदीने यूनिवर्सिटी है वहां उदीने के अंदर वहां पे रखा हुआ है। मैं खुद जाके देख के आया, और वो बहुत बड़ी चर्चा है, बाद में बात करेंगे फिर कभी। लेकिन सारी की सारी जो चीजें, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स थे, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, ओरिजिनल टेक्स्ट थे, वो तो गए, साथ में उनको जो पढ़ने वाले स्कॉलर्स थे और उनको समझाने, उनको भी वो लेके चला गया था। उनके साथ क्या हुआ वो दूसरा इश्यू है। उसके बाद में आप देखें कि 1910 से एक नई नई थ्योरीज आने लगी, और प्लांक ने तब तक वो 50 साल का हो गया था। हालांकि उसका हो सकता है कि उसने ओरिजिनल काम किया हो, लेकिन उसने यूनिवर्स को समझने के लिए कि पहले सबसे पहले छोटे टाइम में कहां से कहां जाया जा सकता है, तो उसने जो 4 कांस्टेंट हैं जिनको हम प्लांक के जो इंपॉर्टेंट जो हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर कांस्टेंट है उनकी उसने चर्चा की, और उनके आधार पे उसने कहा कि हम जो सबसे छोटा टाइम, सबसे छोटा मास, सबसे छोटी लेंथ ये निकाल सकते हैं, और वो जो है धरती पर, आकाश में और कहीं पर भी वो लागू हो सकती है। ये बात उसने खुद ने लिखी है। आप अगर उसमें देखें तो आपको पता लगेगा कि जो प्लैंक टाइम है तो वो 5.39 इंटू 10⁻⁻44 सेकेंड आता है। तो ये बिल्कुल सही आ गया जब हमने खुद, और फिर हमने इसकी कैलकुलेशन की। प्लैंक टाइम क्या है कि जो लाइट है अपनी स्पीड से यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में अगर प्लैंक लेंथ को क्रॉस करने में जितना समय लगाती है वो प्लैंक टाइम कहलाता है। वो बहुत काफी चीजें हैं मैथमेटिक्स की इसके अंदर, लेकिन ये 3 चीजों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक तो प्लैंक का टाइम, प्लैंक की लेंथ जो है वो 10⁻⁻35 मीटर में है, और प्लैंक का जो मास है वो 10⁻⁻8 किलोग्राम के अंदर आता है। अब अगर ये सब चीजें मैं लूं तो आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे जो अंदर कहा जाता है आत्म प्रदेश है, हमारे अंदर क्या है? आत्मा है, और आत्मा पूरी प्रत्येक आत्म प्रदेश के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं उसके 4 गुण धर्म है, तो अगर मैं 4/4 का मैट्रिक्स ले लूं और 16 से इसको जो है भाग दूं, तो मेरे पास जो वजन आता है उस एक आत्म प्रदेश का 1.36 माइक्रोग्राम आता है, और टोटल अगर मैं बात भी करूंगा सब मिला करके तो वो 21.7 माइक्रोग्राम आता है, जो तो मुझे थोड़ा सही लग रहा है। और ऐसा लगता है कि पूरी आत्मा का अगर 70 किलो का कोई व्यक्ति जैसे मेरे जैसा है तो उसकी आत्मा को, सभी आत्म प्रदेश को इंटीग्रेट करूं, आप जानते हैं कि लगभग 10 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और उसके अंदर अगर मैं उसको डिवाइड करके एट एनी गिवन टाइम एक्टिव जो होते हैं वो 10 मिलियन के आसपास अंदर, चाहे डीएनए को हो या मुझे नहीं मालूम बिकॉज आई एम नॉट ए मेडिकल पर्सन, लेकिन 10 मिलियन तो लगभग 20
10 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक टोटल आत्मा का वजन बनता है। इसका अर्थ ये हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है ये, इसका मतलब आत्मा यानी जीव की जो कल्पना जैन धर्म में की गई है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी एक रियल चीज के लिए की एक रियल वस्तु है, न कि एक स्पिरिचुअल है। जो शास्त्रों में लोग अक्सर बात करते हैं वो तो पूरा आध्यात्मिक चीज है, पुद्गल है, वो आध्यात्मिक है, ऐसा नहीं है, ये रियल है। और अगर ये रियल है तो आत्मा की जो है वो खोज की जा सकती है। ओनली डिपेंड करता है कि आज की तारीख में अब जो एटमॉस्फेरिक और क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो हम कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो ऐसी कौन सी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी को चूज करें और उसका सेंसर बनावे, तो हम आत्मा की खोज कर सकते हैं। मैं कुछ थोड़ा बहुत इसके अंदर काम कर रहा हूं, कभी मौका मिलेगा तो फिर से चर्चा करेंगे। मैंने ये बताया कि वो 4 जो कांस्टेंट जिसके आधार पे ये सारा प्लैंक का टाइम, प्लैंक की लेंथ, प्लैंक का मास वगैरह सब आधारित है, तो ये 4 कांस्टेंट कभी बदलते नहीं है। चाहे हम कहीं से कहीं भी जाएं तो ऐसा कहा गया कि ये नहीं बदलते। हमारे यहाँ पे भी ये कहा गया कि आत्मा की भी जो 4 चीजें जो हैं वो वही की वही रहती हैं, जिसको अपन एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, जो गुण धर्म है। और इसीलिए उसके साथ में 2 चीजें जुड़ी होती हैं, एक चेतना होती है और एक बुद्धि होती है, जिसको अपन टैलेंट भी बोलते हैं। अगर आप इसमें चारों को देखें तो इसके अंदर लिखा हुआ है ना कि इनफाइनाइट नॉलेज होता है, यानी वो प्रतिभा से जुड़ा हुआ है। इनफाइनाइट परसेप्शन है तो चेतना के साथ में होता है। फिर पावर और ब्लिस जो है वो आत्मा के जो स्वरूप है। तो ये जो चीजें जुड़ी हुई होती है। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देके सभी लोगों को बात करना चाहता हूं कि अगर आप रात को सोए हुए हैं, गहरी नींद में हैं, आपका माइंड भी सोया हुआ है, लेकिन अगर पाँव में मच्छर काटता है तो हाथ सीधा उसी जगह पे ही जाएगा। उस समय दिमाग नहीं कहने वाला कि हाथ को कि वो वहां जाओ, लेकिन चेतना हमेशा 24 आवर्स जो है वो जगी की जगी रहती है और चेतना अपने आप में काम करती है। तो ये कहने का कि अगर यह 3 बॉडी पड़ी हुई है, एक में चेतना संपूर्ण रूप से है और जीवित व्यक्ति है और उस डायनेमिक है, एक कोमा में है और एक मरा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर यही कहेंगे तुरंत कि इसकी आत्मा और ये पूरा शरीर स्वस्थ है। एक के अंदर क्या कहेंगे कि चेतना और बुद्धि नहीं है, बस आत्मा बची हुई है जिसके अंदर कोमा है। और एक के अंदर कहेंगे आत्मा तो समाप्त हो चुकी। तो आत्मा इसका मतलब कोई रियल स्टेट, एनर्जी की स्टेट है, एनर्जी स्टेट है, जिसको हम अगर एनर्जी स्टेट है तो डिस्कवर किया जा सकता है। भले वो न्यूट्रल फॉर्म में भी हो तो भी उसे डिस्कवर किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और वहां मैंने ये बात बताई है कि 7 जो तत्व हैं हमारे, इसमें कहते हैं अपन जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर और फिर निर्जरा और फिर मोक्ष। अब आप खुद सोचिए कि ये 7 तत्व कहां पर कार्य करते हैं। ये तो सब इसी आकाश में ही कार्य करते हैं ना। जैसे हम अपने जमीन पे हैं तो हम जमीन के ऊपर अपना जो है बंध और निर्जरा वगैरह सब यही करेंगे। भगवान ने जो मोक्ष हुआ था ऋषभ देव भगवान का यहीं पर ही हुआ था। तो लेकिन किसके टाइम में? एक टाइम के साथ, एक काल। तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये 7 प्रोसेस जो चलते हैं तो आकाश का हिस्सा है, लेकिन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम यानी काल के साथ में जुड़ा हुआ है। तो काल जो है और आकाश ये मिल करके, इसका मतलब कोई न कोई हमारी स्क्रिप्ट लिखने का। तो इसका मतलब ये कि जो वर्गणाओं के बाद, हालांकि चैप्टर में नहीं लूंगा, लेकिन उसमें कार्बन जो वर्गना है और प्रत्येक शरीर वर्गना है, तो वो 2 मिलकर के कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसके अंदर टाइम उनके साथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही बात जो है मैं साइंस के हिसाब से भी अगर करें तो साइंस भी ये कहती है कि जो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अभी हो रहा है इस ब्रह्मांड के अंदर, वो मैटर और रेडिएशन के थ्रू होता है। और इसके अंदर ये कहा कि अगर मैं इस बात को, अगर मोक्ष को लेना है, तो मैं अगर अपने वाले जो जैन के ब्रह्मांड मॉडल जो है उसको लूं, तो जैसे कहा कि मध्य लोक से 7 राज्य ऊपर अगर मैं सिद्ध क्षेत्र को मान लूं और 2 समय उसका टाइम ले लो मोक्ष के समय, तो मैं मैथमेटिकली भी इस बात को लिख सकता था, लेकिन शायद थोड़ा बड़ी चीज हो जाती, शायद समझाने मुझे भी मुश्किल होती। हम लोग लेकिन उसको बोलते हैं डेल्टा फंक्शन। यानी हम चाहे कायोत्सर्ग की भूमिका में है, खड्गासन में हो या पद्मासन में, लेकिन जब मोक्ष होता है तो आत्मा जो है वो सीधी हाई स्पीड से निकल करके और वो लंबवत यानी परपेंडिकुलर जो है वो ऊपर जाती है। और ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारे जैन जो साहित्य है,
हमारे जैन लिटरेचर है उसमें ये बात लिखी हुई है कि लंबवत दिशा में जाती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी ये मैंने कैलकुलेट की है, और उसकी स्पीड होगी वो 6.1 इंटू 10⁻66 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये रिलायबल भी हो सकती है। अब मैं अगर यूं कह दूं कि नहीं वो तो करोड़ों इंटू पता नहीं कितनी असंख्यात लिख दूं और फिर इनफाइनाइट लिख दूं, तो दैट डजंट मेक सेंस। और मैं नहीं मानता कि प्रभु को जो है वो इतनी तपस्या में सब चीज का ज्ञान था तो इस चीज का ज्ञान नहीं होगा, ये तो मानने में नहीं आता है। लेकिन प्लैंक टाइम ने सबसे बड़ी हेल्प की हमको, और ये हाई स्पीड है, यानी एस्केप वेलोसिटी का भी सुपर 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 एस्केप वेलोसिटी, यानी स्पीड ऑफ लाइट से भी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स आत्मा उस समय जाती है। तो आप पूछेंगे कि कैसे जा सकती है। मैंने आपको बताया था कि मास ऑफ द सोल वो तो बहुत कम है, 100 मिलीग्राम मतलब 100 ग्राम से भी कम है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी ये जो है वो बहुत ज्यादा है। तो अपन काइनेटिक ऊर्जा आपने सुनी भी होगी, 12 mv² जो कहते हैं, तो इतनी हाई स्पीड से फिर वो चीज, जैसे हम रॉकेट छोड़ते हैं तो बहुत हाई स्पीड से छोड़ते हैं तब जाके वो आकाश में पहुंचता है, तो इसी तरह से ये हाई स्पीड से जाती है। इश्यू नंबर 3 जिसके अंदर ये कहा गया है कि नक्षत्र का जो पीरियड है उसकी जो समस्या आई थी तो वो प्रभु ने कैसे सॉल्व की थी। देखिए पहले अनादिकाल से 27 नक्षत्र की ही बात होती थी, और जब 27 नक्षत्र से जो चंद्रमा उसमें क्रॉस करता था तो वो जो टाइम बनता था वो थोड़ा छोटा बनता था, और उसकी वजह से महीने को एडजस्ट करने के अंदर हर बार 2-3 दिन इधर इधर करने पड़ते थे, और ये एक सही नहीं था। प्रभु ने अपनी तपस्या के अंतराल ही पता लगाया कि 27 नक्षत्र कहाँ, हम लोग भूल रहे हैं, अभिजीत भी अभी है और अभिजीत भी एक नक्षत्र का हिस्सा, और उसको उन्होंने इंक्लूड कर दिया। देखिए एक छोटी सी चीज, प्रभु ने अभिजीत को इंक्लूड किया और देखा कि मैंने लिखा है जॉडियकल स्ट्रेच यानी ZS। इसका अर्थ यह है कि किसी भी नक्षत्र में एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में जो चंद्रमा को समय लगता है उसको जॉडियकल स्ट्रेच बोलते हैं, और उसको नापा जाता है मुहूर्त के अंदर, यानी 48 मिनट की यूनिट के अंदर नापा जाता है। तो जैसे अभिजीत के अंदर जॉडियकल स्ट्रेच है वो 9 है, उसके आगे जो है जैसे 30 है, तो ऐसे पूरे 28 नक्षत्र अब जो हो गए, और 28 नक्षत्रों की जॉडियकल स्ट्रेच को जोड़ दिया जाए, यानी चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र के अंदर जाए और पूरा समय कितना व्यतीत करेगा, तो वो जो समय आया वो 819 सही 27/67, यानी पुरानी हिंदी मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहें तो इतना समय आया। उसको मैं जो मुहूर्त के अंदर आया और उस मुहूर्त को 48 मिनट से मल्टीप्लाई करूं तो ये 27.31 दिन आ जाता है एग्जैक्टली। आप देखिए कि प्रभु की तपस्या अवधि ज्ञान कितना जबरदस्त था, तो 27.31 प्रिसाइजली वो टाइम आ गया जिसकी जरूरत थी, और जिसकी वजह से चंद्रमा का वो टाइम जो है, तो प्रभु ने ये भी कहा कि ये 67 नक्षत्र महीने अगर ले लिए जाए, 67 नक्षत्र मंथ यानी 67 इंटू 27.31, तो वो जो टोटल बनती है वो 1830 दिन की बनती है, या उसको कहें कि 5 वर्ष। आप देखिए मुझे खुद को पिछले वर्ष तक नहीं अनुमान था कि ये 5 वर्ष इतना बड़ा होगा, लेकिन जब मैं माया संस्कृति की स्टडी कर रहा था तो उस माया संस्कृति के कल्चर के अंदर उनके भी एस्ट्रोनॉमिकल जो चीजें हैं जो हमारे लगभग हमारे जैन कल्चर से ही मिलता हुआ है, तो उसके कैलेंडर में 5 वर्ष का समय लिखा हुआ था जिसको हम युग बोलते हैं, वो लोग भी युग बोलते हैं। और प्रभु ने ये लिखा है हमारे अंदर कि ये 5 वर्ष का युग ऐसा होगा जो जीव यानी मनुष्य या कोई भी अन्य जीव जो है और कहीं पर भी है, तो वो उसके साथ यानी पार्टिकुलर इस अर्थ के ऊपर, तो उसके साथ एक कॉमेंसरेबिलिटी पीरियड है, उसके साथ कहते हैं ना जीवन भर का रिश्ता, वो जीवन भर के रिश्ते का ये 5 साल का पीरियड है। इसका मतलब ये कि ये पृथ्वी के सभी कंपोनेंट में, चाहे मैं आकाश में जाऊं, चाहे पानी की बात करूं या कोई हवा की बात करूं, तो हर एक कंपोनेंट में 5 साल का पीरियड होना चाहिए। और हमने गत वर्ष ही ये स्टडी की थी, ब्रह्मपुत्र नदी जो ज्यादा उस ऐसी जगह पे जाके जहां पॉल्यूटेड नहीं है, कंटामिनेशन नहीं है, तो ऐसी जगह पे जा करके किया, तो हमको ये 5 साल का नीचे का जो प्लॉट है, ऊपर का है वो टाइम के हिसाब से उसका फ्लो, जो रिवर का फ्लो है वो दिखाया है, और नीचे जो है वो पावर स्पेक्ट्रम एंड पीरियोडिसिटी कौन सी इंपॉर्टेंट होगी, तो 5 साल की पीरियोडिसिटी साफ दिख रही है।
साथ में जो है 16 साल का जो चंद्रमा का जो टाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी लूनर सोलर पीरियड, तो वो भी दिख रहा है। तो आप देखिए कि प्रभु को तो बिना कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं थी, हमें तो अभी सब जो है मतलब मति ज्ञान से और श्रुत ज्ञान से सब करना पड़ रहा है। उन्होंने केवल अपने अवधि ज्ञान से इतना सब पता लगा लिया था। तो इश्यू नंबर 4 है, देखिए प्रभु ने जो पूरा ये जो काल चक्र है यानी टाइम जो है, उस टाइम को डिवाइड किया था 2 बड़े भागों में। तो उन्होंने कहा एक अवसर्पणी काल और दूसरा उत्सर्पणी काल। अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल को फिर उन्होंने 6 अलग से डिवीजन किए, उसको हम लोग हमारे जैन धर्म की भाषा में बोलते आरा। तो 6 आरा हुए, जिसके अंदर पहला आरा सुखमा सुखमा बोला, दूसरा आरा जो है उन्होंने सुखमा का बोला, तीसरा सुखमा और दुखमा का, फिर दुखमा सुखमा, फिर दुखमा और फिर दुखमा दुखमा, इस तरह से 6 आरा। लेकिन इनका जो हर एक आरा का एक पीरियड फिक्स किया उन्होंने। उस समय की जो यूनिट चलती थी जिसको हम सागरोपलामस बोलते हैं, उस यूनिट को, तो उसमें उन्होंने दिया। तो अब सवाल ये था कि ये हम जो है देखें तो कैसे देखें कि ये पूरा एक एक आरा जो है अलग अलग वो कितने वर्ष का होगा। तो हमने आचार्य भगवंत कनक नंदी जी के चरणों में बैठ करके फिर पूरी सारी कैलकुलेशन की और बैठ करके आमने सामने क्रॉस चेकिंग की, और कई सारे शास्त्रों में भी जो 5वें और 6ठे आरा का जो वैल्यू दे रखी है, ऑलरेडी दे रखी है, 21 हजार साल की वैल्यू दे ही रखी है ऑलरेडी। और जिसको ये कहा गया कि ये लगभग 50,000 जो है 50 ट्रिलियन जो है वो सागरोपलामस का समय है। तो हमने जब कैलकुलेशन किया तो ये पता लगाया कि 10 बिलियन यानी 10 to the power 10 इतना जो पीरियड होगा वो 4.2 ईयर्स बनता है, क्योंकि वो तो बुन से गिना जाता था, तो इसलिए ट्रिलियंस में बात करनी पड़ती थी। तो हमने फिर ये निकाला कि अच्छा ये बात है, तो इसका मतलब ये कि जो सुखमा सुखमा का जो समय था वो 1,68,000 साल बनता है, फिर 1,26,000 बनता है, 84,000 बनता है, 42,000 बनता है। तो 5वां और 6ठा काल जो है वो लगभग 21,000 साल का जो बताया था वो लिया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये समय लेते हैं तो अवसर्पणी काल का टोटल समय आया 4,62,000 साल, और उत्सर्पणी काल का भी समय आया वो 4,62,000 साल। अगर आपने स्लाइड अगली कर दी है तो उसमें टेबल में दिखेगा। और फिर जो है ये जो टाइम लेते हैं तो प्रश्न आता है कि भगवान ऋषभ देव का जो जन्म हुआ था वो तीसरे आरा का जो लास्ट पीरियड था और चौथे का प्रारंभ था उसमें आए थे। तो तीसरे आरे का इसका मतलब समय कब होगा, तो आप तीसरा आरा देखिए तो लगभग वो कौन सा था 84,000 का, लेकिन उसका एंड था। तो यानी उसके अंदर लास्ट 800 ईयर्स टू 1,000 ईयर्स में आए ऐसा कहा जाता है, लेकिन पक्का नहीं है। मुझे मिच्छामि दुक्कडम, मुझे क्षमा करें, लेकिन चौथे आरे का जो है वो 42,000 साल पूरा निकल चुका है। और अभी पंचम आरा के अंदर जो है भगवान महावीर के मोक्ष होने के 3 वर्ष और 8.5 महीने के बाद में पंचम काल प्रारंभ हो गया। तो यानी अपन इसको भी यूं मान लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाके 2600 साल ये भी निकल चुके हैं। तो कहने का अर्थ अभी पंचम काल चल रहा है जिसके 21,000 साल में से 2600 वर्ष निकल चुके, लगभग 18,500 वर्ष लगभग बचे हैं। अब अगर इसी चीज को साइंटिफिकली देख, हमने क्या किया, धरती का अंटार्कटिका में जा करके सेडिमेंट जमीन में से निकाला और उसके लगभग 6 करोड़ वर्ष के इतिहास देखा है। मैं अभी आपके सामने खाली 4.5 लाख वर्ष का इतिहास रखूंगा। तो मैंने पहले स्टडी की वो 8 लाख वर्ष की क्योंकि पूरा जो चलता है। तो सबसे बड़ी बात सामने आई कि पहले के यानी पूर्व के जो 4 लाख साल हैं उसका जो असेंडिंग फेज है उसमें तो टेम्परेचर केवल 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड 1,000 साल में बढ़ता, और बाद में अभी जो 4 लाख साल हैं जो हमारे इस कहिए कि अवसर्पणी काल के या उससे पहले थोड़ा उत्सर्पणी काल का जो समय था, तो वो जो समय उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड था 1,000 साल, यानी बहुत अच्छी धीरे धीरे गर्मी होनी शुरू हुई। और वो प्रतिभा जो इंसान को जो दिमाग आया, जिसको कहते हैं 40,000 साल से इस 4 लाख वर्ष में साइंस ने भी निकाला कि हाँ मनुष्य में दिमाग तो आया, वो इस पीरियड में आया, उससे पहले दिमाग नहीं था। और मैं खुद इथियोपिया में देख के आया हूं कि आज से 5 मिलियन 50 लाख वर्ष पहले जो लूसी की जो खोज
हुई थी जमीन के अंदर से, जो फॉसिल मिला था, तो उसके अंदर दिमाग नहीं था, वो अभी भी रखा हुआ है। आप सबको भी रिकमेंड करता हूं कि वहां जो है जाके देखना चाहिए। अब अगर आप नेक्स्ट स्लाइड करें, अगली स्लाइड, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्लाइड जिसमें ग्राफ बना हुआ है, तो उसमें हाँ, एक्स एक्सिस के ऊपर 0 से 0 का मतलब वर्तमान आज की तारीख में जो टाइम है, और वहां से अगर 400,000 यानी और उससे भी आगे, तो लगभग 4.5 लाख वर्ष का समय दिखाया गया है। और ऊपर वाई एक्सिस में टेम्परेचर भी दिखाया है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी दिखाया है और डस्ट भी दिखाई। आप देखिए कि जो ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो टेम्परेचर का है। और मैं आपके सामने, सबके सामने अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह से समय का बहुत महत्वपूर्ण है, आकाश का महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, लेकिन टेम्परेचर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये प्रभु को मालूम था कि बिना टेम्परेचर अगर नहीं होगा तो कई बार इस धरती पर जो जीव को है वो समस्या आएगी और जीव का अंत होगा और वो दूसरी फॉर्म में चली जाएगी, और वो लिखने वाला इस आकाश के अंदर काल होगा। बट टेम्परेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखें कि हर 1-1 लाख वर्ष के पश्चात टेम्परेचर अधिक होता है और फिर टेम्परेचर नीचे होता है। मैं जो राइस की बात कर रहा था वो तेजी से होता है और फिर जो है वो उतार धीरे धीरे होता है। अगर आप देखें कि आज से लगभग 40 से 50,000 साल पहले जो है वो भगवान ऋषभ देव का, मैंने करीब 60,000 साल पहले ऋषभ देव का समय बताया, और वो तीसरे आर्य का अंतिम समय और चौथे आर्य के प्रारंभ का समय वही मैच होता है। और उस समय वापस टेम्परेचर जो है कम होकर के ऊपर गया था, और उसके बाद जो कल्प वृक्ष थे जो समाप्त हो चुके थे, तो उन्होंने फिर से इस जो टेम्परेचर इतना आया कि खेती की जा सकती थी। तो आसी मासी कृषि की जो कल्पना है वो इसी थोड़ा सा हाई टेम्परेचर के टाइम में हुई। और भगवान ऋषभ देव से मुनि सूरतनाथ तक का समय जो है वो जल्दी जल्दी उसी 10,000 साल के अंदर समाप्त हो गया। और उसके बाद एकदम से धरती के ऊपर टेम्परेचर कुछ हजार साल के लिए कम हो गया। और उसके तो इसको हम जो कहते हैं पूरा जो 4 लाख से ऊपर साल काल का समय वो मैंने बताया है, ये अवसर्पणिक काल का समय है। और साइंस वाले कहते हैं पैलियोलिथिक यानी पुराने पाषाण काल, जो पत्थर का युग था उसका समय बताया है। उसके बाद आता है समय नियोलिथिक पीरियड का समय। और आप देखें कि बाद में जो एकदम से 4 जो तीर्थंकर आए, तो वो महाभारत का यानी हमारा जो समय था तो नेमिनाथ उसमें आए। और उसके बाद 2600 साल में जब टेम्परेचर, आप देखिए टेम्परेचर की ओर आप ध्यान दीजिए, तो जब टेम्परेचर और ज्यादा हुआ तो भगवान महावीर आए और अब टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया है, तो उसकी बात हो रही है। अभी कोई पूछे कि भाई आखिर ये अब फ्यूचर के अब इश्यू आएगा, तो अगर ये टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट है तो आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये जो हमारा पंचम आरा का समय है तो अब क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। आप देखिए कि सबसे लेफ्ट में जो है मैंने लिखा है कि इंडस रिवर की जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसके बाद का 4,000 साल का ये पूरा का पूरा टाइम का रिकॉर्ड है। और वाई एक्सिस में मैं वो डेटा दिखा रहा हूं जो ग्रीनलैंड, जहां कोई कंटामिनेशन, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, और वहां का टेम्परेचर से ही हर बार कभी भी नापा जाता है या कंपैरिजन किया जाता है, तो उससे किया जाता है ताकि कोई गलती ना हो। आप देखें कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, यानी आज से लगभग 6,000 साल पहले, तो इतना भीषण युद्ध हुआ था कि लगभग 166 करोड़ लोग मरे थे। और जब भी इस धरती के ऊपर युद्ध हुआ है यानी हिंसा हुई है और पंचेंद्रिय जीव मरे होंगे, तो आप कल्पना करो कितने एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय जीवों की भी हत्या हुई होगी, कितने सारे, बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस। तो जीवों की जब भी हत्या हुई है तो वापस धरती के ऊपर टेम्परेचर कम हो जाए। दिस इज फैक्ट, ये लिखा हुआ है और ये साइंस भी कहती है। और आप देखिए कि उसके बाद महावीर के बाद में जो है मैंने अलग अलग समय बताया, महावीर का समय भी बताया हुआ है। और उसके बाद जब भगवान ने थोड़ा सा टेम्परेचर सही किया तो आपको याद होगा अशोक चक्रवर्ती ने भीषण युद्ध किया था जिसको अपन कलिंगा का युद्ध कहते हैं। और कलिंगा के युद्ध के अंदर लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए थे फिर से। तो टेम्परेचर फिर से नीचे आया और फिर थोड़ा ठीक हुआ तो हमारे यहाँ विश्व युद्ध शुरू हो गया जिसके अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोग मरे। लेकिन कुल मिला के आप एक चीज देखिए, और मैं सारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस ग्राफ को आप देखिएगा। ये 4,000 साल का टेम्परेचर का प्लॉट है
और देखिए कि टेम्परेचर धीरे 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 जैसे पंचम काल की ओर जाते जा रहे हैं, टेम्परेचर भले बीच बीच में पीक आ रहे हैं लेकिन ये टेम्परेचर कम होता जा रहा है। आपने एक चीज नोट की होगी ये जरूर कि टेम्परेचर कम होता जा रहा है। और दूसरा, हमने इसके ऊपर ग्रीन लाइन जो फिट की है तो वो एक मॉडल है कि अब आने वाले 100 सालों में, 1000 साल में भी क्या होने वाला है टेम्परेचर, तो वो और कम होने वाला है, यानी दुखमा दुखमा तक का समय आने ही वाला है। और इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में भी कहूं तो हम लोग साइंस में, विशेष करके मेरे साथ जो रिसर्च स्कॉलर्स है, हमारी टीम ने एक कैलकुलेशन की कि अपन ज्यादा तो कंपेयर नहीं करें लेकिन 20वीं सदी के अंदर जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनको अपन डिसेस्टर और कैलेमिटीज कहते हैं, तो 21वीं सदी के अंदर क्या क्या होने वाला है, और इसी के आधार पर अपन कल्पना कर सकते हैं कि आगे आने वाले सालों के अंदर पंचम काल में क्या होने वाला है। तो अपन थोड़ा सा जिस कहते हैं ना पिक्चर का ट्रेलर देख लेते हैं। वैसे मेरे स्टूडेंट 16 सदी से लेके कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अर्थक्वेक और वॉल्केनोस का प्रेडिक्शन सही ढंग से कर पाए। आप देखिए कि 20वीं सदी में गए 100 सालों के अंदर केवल वॉल्केनो 68 हुए थे, लेकिन इस बार ये अनुमान है कि 200 से अधिक होंगे, जबकि ऑलरेडी हम 20 साल के अंदर, रेड में जो लिखा है नीचे मैंने बात भी की है कि ऑलरेडी 2020 हो चुका है, यानी 20 साल में इतने वॉल्केनोस तो आ चुके हैं और इतने लोग मर भी चुके हैं। दूसरी बात देखिए कि पूरे 100 साल के अंदर पिछली सदी में 25 अर्थक्वेक आए थे। इस बार अनुमान है कि लगभग 80 अर्थक्वेक आएंगे। हमने पहले देखा था कि कई सारे लोग यानी 15 लाख के आसपास मरे थे। इस बार 21वीं सदी के अंदर ये अर्थक्वेक और वोल्केनो अगर सब मिला दें तो 1 करोड़ से भी ऊपर लोग मरने वाले थे। इसके बाद सुनामी जो है वो 33 आई थी, इस बार लगभग 230 आने वाली। ऐसे फ्लड्स, ड्रॉट्स, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तो सब फ्लड्स और ड्रॉट्स तो आने वाले हैं, खेती की समस्या आने वाली है, पानी की समस्या आने वाली है, रोजगार की समस्या आ जाएगी। लेकिन पैंडेमिक जो वायरस है, तो जो मेडिकल लाइन के लोग हैं वो भी सोचेंगे। लेकिन हमने सिंधु घाटी की सभ्यता से लेके अब तक कितने पैंडेमिक आए और हमने क्या सीखा उनसे? मनुष्य ने कुछ नहीं सीखा है। मनुष्य अपने स्वार्थ में, अपने सेल्फिश में लगा हुआ है। और अब इस बार जो देखेगा, क्योंकि ऑलरेडी 76 हो चुके हैं और लगभग 300 से ऊपर पैंडेमिक इस 100 साल के अंदर आने वाले। सो फ्यूचर, मैं किसी को डराना नहीं चाहता, लेकिन फ्यूचर जो है, जो हमारे भगवान ने कहा कि दुखमा का समय आ रहा है और दुखमा दुखमा, और फिर उत्तरायण मतलब उत्सर्पणी के भी जो 2 शुरू होंगे, यानी वो भी 21 हजार साल। तो अगर अभी लगभग आप समझ लीजिए कि अगले 84,000 से 1 लाख वर्ष तक, मतलब जो भी जनरेशन, जो जीव होंगे, जो आत्माएं हैं, अभी दुख भोगना होगा। और इसके अंदर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस आकाश और काल में जो होने वाला है, तो वो तो कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। बट हम जो नेचुरल जो होने वाला है, प्राकृतिक जो घटनाएं होने वाली है, कम से कम हम मनुष्य उसके अंदर और उसमें घी डालने का काम नहीं करें, बल्कि हम उस पर कंट्रोल करें। यानी जिस कहते हैं ना कि जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के ऊपर कंट्रोल करें, इस प्रकृति की रक्षा करें, हम हिंसा नहीं करें। क्योंकि पूरा जैन धर्म जो है वो प्रकृति का धर्म है, एक विज्ञान का धर्म है। ये प्रकृति के रूल्स रेगुलेशन यानी लॉज ऑफ नेचर पे चलता है, तो इसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो इस धरती पर पहले भी कोई ऐसी बात नहीं है, पहले भी 5 बार ऐसा एक्सटिंक्ट लाइफ हो चुकी है। मैंने उनका यहाँ विवरण लिखा है, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज माय टाइम इज वेरी शॉर्ट नाउ। और मैं अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आप आखिरी स्लाइड में चले जाएं जहां कंक्लूजन लिखा हुआ आया होगा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो काल जो है वो एक शाश्वत है। काल जो है कभी अचानक शुरू होने वाला और समाप्त होने वाली चीज में नहीं है, ये उसी तरह से शाश्वत है जैसे आकाश शाश्वत है। तो आकाश और काल दोनों पैरेलल और साथ साथ में चलते हैं। और इन दोनों का मैंने आपके सामने बताया कि जीव और पुद्गल दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन और इनके अंदर जितनी भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, अल्टरेशन होते हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं दोनों के थ्रू होती है। और करने वाले जो कारक हैं वो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय 2 बल होते हैं। इससे बढ़ करके कोई भी चीज होती है तो 5वां एक और तीसरा और बल होता है जिसको हम अगुरु लघुत्व बल बोलते हैं जैनिज्म के अंदर, उसका फिर काम शुरू होता है। मैंने आपको बताया काल 2 तरह के होते हैं, ये जैन धर्म में ही केवल है, निश्चय काल और
व्यवहारिक काल। मैंने आपको ये भी बताया कि काल चक्र के अंदर जो है वो पूरा क्लाइमेट के साथ चलता है। तो प्रभु ने पूरा काल चक्र जो है वो क्लाइमेट यानी विशेष करके टेम्परेचर के साथ बताया था, और उसी के साथ जितनी घटनाएं होती हैं आकाश और काल के अंतर्गत वो उसके साथ थी। और ये बात अब धीरे धीरे हम लोगों को समझनी चाहिए, छात्रों को भी, विद्यार्थियों को भी समझाना चाहिए कि जो मीनिंग थे वो ये थे, क्योंकि साइंस का सहारा भी लेकर के हम अपने जैनिज्म के शास्त्रों को समझ सके तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे मैंने प्लैंक टाइम को जो है तो समय के हिसाब से कल बताया, तो मुझे अब लगता है कि वो सब कुछ प्लैंक की लेंथ, प्लैंक का टाइम और प्लैंक का मास, तो उससे थोड़ी सी ऐसी बात, एक विश्वास दिल में आया है कि आत्मा भी एक रियलिटी है और it is a physical entity and it can be discovered if we make the full efforts। तो ये जो की बातें जो हैं मैं आपको ज्यादा फिर से नहीं कहूंगा कि भगवान ने जो है एक मतलब 28वां नक्षत्र जो है खोज निकाल करके उसको जोड़ा और वो पूरा जीवन के साथ जोड़ा था। तो 5 वो जो वर्ष का साइकिल है वो मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। आप कोई भी ट्री लेंगे और उसको काट के देखेंगे तो उसके अंदर 5 वर्ष और 11 वर्ष और 22 वर्ष के रिंग्स दिखाई देंगे। यानी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो भी इसके साथ जुड़ा है। I mean each and every component of the environment is associated with this कंज्यूमरेबिलिटी पीरियड, वो सभी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी सूरत में बात की थी, तो उन्होंने हवा के अंदर और इलेक्ट्रॉन कंटेंट है उसके अंदर भी 5 वर्ष का टाइम आया। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया कि यार भगवान ने पता लगाया, इसका मतलब यहाँ तो कहीं पर भी देखो। तो अभी जो है नेक्स्ट विजिट के टाइम पे हम जो है ये पेरू साउथ अमेरिका के अंदर जो डिस्कवरी का हमारा टाइम चल रहा है रिसर्च का, तो हम पैसिफिक ओशियन के अंदर कोशिश करेंगे कि 5 साल, लेकिन वहां ऑलरेडी माया संस्कृति और कराल सिविलाइजेशन वालों ने कहा ही था कि ये जो है 5 वर्ष का युग होता है और वो मनुष्य के साथ, जीव के साथ जुड़ा हुआ है। आप सबके प्रति मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ। आप सब ने जो मुझे अवसर दिया ये बातें बताने के, शेयर करने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राजमल जी जय, आपने बहुत ही रिसर्च के साथ अपना पेपर प्रस्तुत किया और बहुत सारी ऐसी बातें बताई। और हमारे चैट बॉक्स में हमारे सारे जो प्रेक्षक यहाँ सुन रहे हैं, हमारे जो सारे प्रबुद्ध श्रोता है, सभी लोग आपको थैंक यू कह रहे हैं। सभी लोग आपकी इस पेपर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको अदा कर रहे हैं। कितनी सारी बातें आपने जो बताई, 4000 वर्ष का आपने पूरा टेम्परेचर का ग्राफ बताकर, वहां से शुरू करके आपने आज तक की बातें, मतलब 20वीं सदी की इम्पोर्टेंट इवेंट और 21वीं सदी, तो इतना लंबा ग्राफ। और साथ में आपने जिस तरह जीन तत्व की बात की, मुनीश्वर स्वामी की बात आई, ऋषभ देव की विजय की भी बात आई, और बाद में अंत में महावीर समय के काल की भी बात आई। तो इतना ही सारी मुझे लगता है कि आप शायद और 2-3 घंटे बोलते तो हमें तो और मजा आ जाता राजमल जी जैन। बट बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और अभी मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे जो क्वेश्चंस की ओर बढ़ना चाहती हूँ। आज आपको सवाल पूछने के लिए डॉक्टर विपिन जी दोषी को आमंत्रित किया है। डॉक्टर विपिन दोषी एक ऐसा नाम है, जितना भी परिचय दे उतना कम रहता है। ऐसे तो प्रैक्टिशनर है, फिजिशियन है और डॉक्टर है, तो ये पीएचडी वाले डॉक्टर नहीं है, बट ये सचमुच वाले हमारे डॉक्टर है। मुझे मालूम है वो मेडिकल डॉक्टर हैं। जी, मेडिकल डॉक्टर है और हमारे जैन साहित्य एकेडमी के वन ऑफ द ट्रस्टी भी है। जैन साहित्य का कोर्स करना ये उनका एक ड्रीम था और आज उसके साथ वो जुड़े हैं। उसकी वजह भी एक है कि उनका ड्रीम एक पूरा होने जा रहा है, बट साथ में हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच की वो बात करते हैं। डॉक्टर विपिन भाई दोषी काफी सालों से मुंबई में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जैन फिलोसॉफी का कोर्स चलाते हैं और आज तक उन्होंने 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों को वहां तैयार किया है। जैन तत्व, जैन दर्शन के बारे में उनकी जो समझ और सोच है, उसके लिए पूरे विश्व में लोग उनके पास ट्रेनिंग लेने आते हैं। हमारे कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, सीए हो, इंजीनियर हो, सबके मुंह से मैंने कई बार सुना है कि विपिन जी अनेकांतवाद के बारे में थोड़ा समझा दीजिए ना, लेशिया के बारे में समझा दीजिए। और उनके सैटरडे संडे के जो क्लास होते हैं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और उसमें काफी स्पष्टता मिलती है, क्योंकि उनके पास एक तो मेडिकल का ज्ञान है, साइंटिफिक अप्रोच है,
और दूसरी तरफ जैन फिलोसॉफी का भी ज्ञान है, तो वो पूरा व्यवहारिक और प्रायोगिक रूप से उनको बताते हैं। तो डॉक्टर विपिन दोषी, हम आपको आमंत्रित करते हैं और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने राजमल जी जैन को सवाल पूछने का पसंद किया और आपने उसका स्वीकार किया। तो प्लीज आप अपने सवाल पूछिए और हमारे ज्ञान में और वृद्धि करवाइए। डॉक्टर विपिन दोषी। आप सबको सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो हम लोग यही कहेंगे कि आज का जो आपका प्रवचन था, आपकी जो प्रेजेंटेशन थी, इट वाज अमेजिंग। और एक शब्द कहते हैं यूजुअली कि माइंड बॉगलिंग है एक्चुअली। और सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक वैज्ञानिक धर्म को किस दृष्टि से देखता है, उसकी कैसे एनालिसिस करता है, बजाय कि हमारे जो फेथ बेस्ड मान्यता है उससे भी थोड़ा हटके दे वांट टू गिव यू सम प्रैक्टिकल थिंग्स। तो राजमल जी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। मैं सेजल बहन को और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आपको हमने यहाँ बुलाया और आपके ज्ञान का हमने लाभ लिया। मैंने तो काफी टाइम आपको सुना है, लेकिन जिसने आपको पहली बार सुना होगा वो आज नींद नहीं ले पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। वो सोचने लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं और जैन धर्म के अंदर कौन सी बातें विज्ञान से जुड़ी हुई है। मैं 2-4 क्वेश्चन आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। समय की भी मर्यादा है। समय गोयम मा पमाए, गौतम बुद्ध को महावीर भगवान ने कहा था, तो आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम। देखिए, आज की जो हमारे खास करके जो लोग हैं वो काफी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो 2-3 प्रश्न में सबसे पहले तो ये पूछ रहे हैं कि हम मेरू पर्वत की कल्पना करते हैं और बाद में ज्योतिषी देव है, सूर्य है, चंद्र है, अलग अलग प्रकार के हमारे स्टार्स और नक्षत्र है, और ये सब पृथ्वी के आजू बाजू घूम रहे हैं। तो हम जब भी बच्चे को ये पढ़ाते हैं तो काफी कंफ्यूजन होता है। तो आप वैज्ञानिक दृष्टि से क्या जवाब देंगे? लेकिन मैं अपनी आंसर दूं आपका, उससे पहले मैं डॉक्टर विपिन दोषी से मैं बॉम्बे में एक बार मिला था, जब मैं नंदी गोष्ठी महाराज जी का कार्यक्रम था उसमें आपसे मिला था, एक ही बार मिला हूं। लेकिन मैंने ये सुना था कि डॉक्टर विपिन दोषी जो हैं वो अपने आप में एक सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर हैं जो विज्ञान के साथ साथ जैन दर्शन यानी जैन फिलॉसफी का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। मैंने इसीलिए आज बात भी हुई थी तो कहा था कि आपकी और मेरी वेवलेंथ एक है, मैच होती है, एंड देयर शुड बी रेजोनेंस फॉर दैट। आपने जो प्रश्न पूछा है तो वो भ्रांतियां कैसे पैदा हुई, आप देखिए कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करें, एक लंबी क्यू बनाएं 10,000 लोगों की, और पहली क्यू में एक व्यक्ति को आप कान के अंदर एक सेंटेंस बोलें, एक सेंटेंस बोले, ज्यादा नहीं, 10 शब्दों का, और उसको कहें कि ये एंड में यही सेंटेंस जाना चाहिए, वो नहीं जाएगा। तो हमारे आचार्य भगवंत जो थे, प्रभु जो थे, प्रभु से यानी टीचर टू डिसिपल, डिसिपल टू नेक्स्ट डिसिपल, नेक्स्ट डिसिपल, नेक्स्ट 300 साल के अंदर भद्रबाहु तक जो ज्ञान आया होगा, मैं एज ए साइंटिस्ट सर मिच्छामि दुक्कड़म करते हुए ये मानता हूं कि 100% सही नहीं आया होगा, नंबर 1। दूसरा, आचार्यों से आचार्य तक जाने के अंदर भी जो है इट मस्ट हैव रिड्यूस्ड। और तीसरी बात जो मैंने थोड़ा शर्म के मारे क्लियर कट नहीं बोल के कहा कि टेसीटोरी जो असली ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट और पांडुलिपियां और शास्त्र थे, दोनों ही की, हमारे श्वेतांबर सेक्ट के और दिगंबर सेक्ट के, यानी पाटन से दिगंबर के और बीकानेर से श्वेतांबर, ओरिजिनल चीज तो चली गई थी, इट वाज ऑलरेडी टेकन इन लार्ज क्वांटिटी, और मैं जाके देख के आया हूं, ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ हवा में बात कर रहा हूं। और वहां एक हमारी व्याकरण जो कही जानी चाहिए, ग्रामर जो है, उसका नाम है रत्नाकर वली, जिसको आचार्य सुंदर गणी ने लिखी थी। वो भी अभी जो बांग्लादेश कहते हैं उस बांग्लादेश की साइड के थे, या शायद साउथ इंडिया के थे, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये 3 कारणों से शायद हमें समझने में कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन मैं अब मूल बात साइंस के ऊपर आता हूं कि जो जैन भूगोल में लिखा हुआ है वो जियोसेंट्रिक थ्योरी लिखी हुई है कि सूर्य, चंद्र और दूसरे जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। जबकि अब तो इस मॉडर्न एरा में सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, न तो पृथ्वी फ्लैट है और न ही पृथ्वी के चारों तरफ वो सूर्य और दूसरे ग्रह घूमते हैं। एक हाँ जरूर, जो उसका चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी जो है और दूसरे ग्रह है वो अपने मालिक यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं।
तो जो जिसका मालिक होता है उसके तरफ होता है। जैसे गुरु के लगभग 50 चंद्रमा है तो वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, दैट इज वेरी सिंपल। लेकिन अब जो बात कही गई, जो शायद आपका प्रश्न में आया हो, आपकी आवाज थोड़ी कम थी, लेकिन आपका कहना है कि ये जियोसेंट्रिक वर्सेस हीलियोसेंट्रिक, हीलियो मतलब सूर्य के चारों तरफ घूमने की बात, तो वो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी खुद भगवान महावीर ने भी कही है। और ये अलग अलग अगर शास्त्रों में जाएं तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक लेक्चर दिया था, उसके अंदर बताया था कि त्रैलोक्य के अंदर क्या लिखा वो अलग बात है, तत्वार्थ सूत्र में सूर्य को ही मालिक बताया गया है। और एक और चीज कही कि दो सूर्य की बात कही गई है, एक भरत क्षेत्र के लिए और दूसरा ऐरावत क्षेत्र के लिए। तो सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सारे जितने अभी पार्टिसिपेंट्स हैं जरा एक बात सुने कि जम्बू द्वीप ये एक शब्द हमारे यहाँ यूज किया हुआ है, और जम्बू द्वीप के अंदर बताया हुआ है भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र। और अगर आप इस द्वीप के अर्थ हम लोग यहाँ बैठ के धरती के ऊपर निकाल रहे हैं, जो समुद्र के अंदर जो आइलैंड्स होते हैं उसी से सब कल्पना की जा रही है। बिल्कुल। लेकिन जम्बू वर्ड और द्वीप शब्द ये कॉस्मिक आइलैंड्स के लिए था। और ये अगर मेरे को खुद को इसका मिला है, रेफरेंस मिला है, और शायद मैंने ये विकिपीडिया में भी किसी एक विकिपीडिया में दिया हुआ भी है, अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि द्वीप इज आल्सो यूज्ड फॉर द कॉस्मिक आइलैंड्स। और जम्बू के अंदर मतलब यानी बड़े जो है सिस्टम, सिस्टम का मतलब जैसे सोलर सिस्टम, सूर्य अकेला नहीं है, प्लैनेट अकेले नहीं, एक सिस्टम जिसके अंदर पूरा का पूरा प्लैनेट जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। अगर मेरे पास स्लाइड है और मैं दिखाना भी चाहता था, पता नहीं इनका शेयर है कि नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ा सीक्रेट अभी खोलना चाहता हूं केवल मुंह से, कि ऑलरेडी हमारी अपने सोलर सिस्टम के पास यानी हमारी अपनी आकाश गंगा के अंदर हम लोग एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं। और हमारे पास में सबसे जो नजदीक का तारा है दैट इज प्रोक्सिमा सेंटोरी जिसको कहते हैं, वो खाली 4.3 लाइट ईयर्स, यानी वहां से हमारे तक प्रकाश आने में 4.3 साल ही लगते हैं। देखिए मैंने इसके अंदर दिखाया है, तो ऐसे लगभग 8 से 9 सोलर सिस्टम हमने पता लगा लिए हैं। और दूसरी बात ये कि अगर हम कह रहे हैं कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र इस धरती पर ही हैं, तो फिर ऐरावत क्षेत्र के अंदर कौन कौन से देश है वो तो हमारे शास्त्रों में लिखा होना चाहिए ना, कि ये आजकल जिस देशों के हम नाम बोल रहे हैं, तो और उन देशों को भी पता होना चाहिए कि वो ऐरावत क्षेत्र के अंदर है। तो वो भ्रांति है कि वो तो उनको तो पता ही नहीं है कि वो ऐरावत में है। हम सब जो कुछ भारत में ही हम लोग बात कर रहे हैं कि हम भरत क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन ऐरावत वाले को भी तो पता होना चाहिए। ब्राइट ब्राइट जो पॉइंट्स दिख रहे हैं दे आर बिग बिग सोलर सिस्टम। और आपको ये मैं और शेयर करना चाहता हूं कि ये प्रोक्सिमा सेंटोरी जो नजदीक का तारा है, यानी सूर्य का कहना चाहिए मित्र है, तो उसकी पृथ्वी के जैसी ही एक प्लैनेट मिल गया है, ढूंढ लिया है, और भी उसके अंदर प्लैनेट्स हैं। तो वो उसके प्रोक्सिमा सेंटोरी यानी अल्फा सेंटोरी बोलते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं, और ये सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। अभी ये कैलकुलेशन बाकी है कि जब सूर्य इधर चक्कर लगा रहा हो और वो उधर लगा रहा हो, यानी प्रोक्सिमा सेंटोरी की तरफ दोनों प्लैनेट आमने सामने, तो वो क्रॉस करते होंगे। आप समझे, ऑर्बिट क्रॉसिंग जो होती होगी। तो शायद प्रभु ने तो सही समझा है और उन्होंने जो समझाया होगा वो भी शायद सही समझाया होगा, लेकिन लिखने में या दूसरों के समझने में 300 वर्ष के अंदर ये भ्रांति हुई होगी। जैसे ये भ्रांति हुई कि जम्बू द्वीप का अर्थ यहाँ नीचे समझ लिया है, और प्रभु यहाँ की क्यों, मतलब बड़ा जो कॉस्मिक देख रहे हैं, कॉस्मोस की बात कर रहे हैं, तो कॉस्मिक आइलैंड्स की ही बात करेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। और ये अगर हम इस तरह से सोचते हैं तो सारी जो बातें हैं वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती हैं, कोई इसमें फिर संदेह नहीं रहता। ओनली नाउ वी हैव टू डू रिसर्च एक्सटेंसिवली एंड इंटेंसिवली कि ये ऑर्बिट्स जो बनेंगी बाद में, जो हालांकि साइंस को थोड़ा अभी और रिसर्च करना पड़ेगा, तो वो एक दिन ये साबित हो जाएगा कि हमारा जो भरत क्षेत्र और ये इसका प्रोक्सिमा सेंटोरी का जो प्लैनेट है वो ऐरावत निकलेगा। और इस तरह से हमारे कल्पना है ना, 9 क्षेत्र जो बताए गए थे, ये सब सिस्टम, सोलर सिस्टम निकलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी दिख रहे हैं इस चित्र में। आप देखिए ऑलरेडी ब्राइट ब्राइट पॉइंट्स एंड दे आर मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम ईच अदर। लेकिन प्रभु ने इस 2 की ही बात कही थी, और 9 जो है वो क्षेत्रों की बात कही। सूर्य तो 2 ही बताए थे जी।
I don't know whether I have addressed your question or not. नहीं, I mean it was an excellent answer. तो सब प्रेक्षकों यही लगना चाहिए कि we really have to redefine whatever we are reading, because हमारे मन में एक चीज आती है कि जो शास्त्र में कहा गया बस उसको हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, पर आपके जैसे साइंटिस्ट होंगे तो हमारी एक दृष्टिकोण भी बदल जाएगा। एक दूसरा नहीं प्रश्न सर, आ रहा है। नहीं सर, चेंज करने की बात ही नहीं है, मैं भी चेंज नहीं करना चाह रहा, बराबर मैं है, चेंज नहीं करना चाह रहा, उसको करेक्ट करना चाह रहा हूं कि रीडिफाइन जो, करते और वो हैं। भी करेक्ट किसमें, टेक्स्ट में नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर, यानी आई वांट टू से वी वांट टू इंप्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग, आई वुड से इन दैट वे। एक्सेलेंट। एक और प्रश्न आता है, सामान्य तरह से लोग पूछते हैं कि क्योंकि आप काल की बात करें तो हम कुछ आयुष्य की बात करें। एक हमारे दिमाग में ऐसा बिठाया गया है कि आपकी जो आयु है वो न तो कम हो सकती है न तो ज्यादा हो सकती है। काल के हिसाब से जो हमारी आयु है, हम मानते हैं कि वो हम कभी ज्यादा भी नहीं कर सकते, बड़ा भी कम भी नहीं कर सकते, तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है? ओह, दिस इज अ रियली वेरी गुड वंडरफुल क्वेश्चन सर। ये बात भगवान ने अवधि ज्ञान के अंदर कही थी, और ये याद है समूहशरण के अंदर भी कही थी कि ये किया जा सकता है। और इसके लिए मैंने आज आपको फिर कभी डिटेल में तो बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको आज बताया था, टेम्परेचर का प्लॉट बताया था, यानी हमारा अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल, इट इज टोटली रिलेटेड विद द क्लाइमेट ऑन द अर्थ। उसके लिए फिर एकदम से स्पेस में जाने, कॉस्मोस में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये यही की बात है। और उनका कहना था, जैसे भगवान ऋषभ देव का एक ही पीरियड के अंदर जब रहे तो उनकी आयु बहुत लंबी थी। कम से कम मैंने हेमचंद्राचार्य सूरीश्वर जी महाराज साहब का जो ग्रंथ है, तो उसमें ये लिखा है कि 1 लाख वर्ष तक तो उन्होंने इस धरती के ऊपर, मतलब जो केवल ज्ञान के बाद में विचरण करके, यानी राइट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और सभी सबूत भी मिल रहे हैं, इवन जो पेरू के अंदर भी और ग्वाटेमाला में भी सबूत मिले थे, नाम उनके अलग अलग रखे गए थे। जैसे वहां क्वाजाकोटल कहते थे, जैसे तिब्बत के अंदर उनको खुचौक कहते थे भगवान ऋषभ देव को, तो डिफरेंट नेम्स, एनीवे लेट अस नॉट गो। तो उनकी आयु तो ज्यादा थी, लेकिन आयु कम हुई तो क्यों हो रही है? जैसे जैसे इस धरती के ऊपर आरा बदल रहे हैं, यानी क्लाइमेट बदल रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, एज ए consequence of that age is getting reduced, height is being reduced। लेकिन अगर मैं आपको, डॉक्टर बिपिन जोशी को, यहां से अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो कि मैं दूसरी पृथ्वी आकाश में लेके जाऊं, जहां कोई अभी कंटामिनेशन नहीं है, कोई क्लाइमेट बिल्कुल क्लीन और अच्छा है, तो आपकी एज बढ़ाई जा सकती है। दिस इज फैक्ट आल्सो, सो इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन। मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे मेरी साधना में क्या फर्क पड़ेगा आफ्टर नोइंग ऑल दिस थिंग अबाउट द टाइम एंड काल? बिल्कुल, तो आपका जो व्यवहार है, आपकी जो सोच है, तो हम लोग हमेशा कोई भी बात होती है तो हम 3 चीजों से करते हैं, और उसी से कर्म लिखा जाता है। एक मन से, यानी थॉट वेव्स जो कहते हैं, दे आर इंफ्रासोनिक वेव्स, अगर आप तो डॉक्टर हैं आप तो जानते भी होंगे। दूसरा वचन से, ऑरल, दैट इज अकाउस्टिक स्पीड वेव्स। और फिजिकल, यानी जो हमारी ऑसिलेशंस, जो मैकेनिकल वेव्स जो चलती हैं, उनसे होता है। तो ये 3 जो हैं, उनसे हम बेसिकली टाइम जो है वो उसको सेंस करके और कार्बन शरीर को तैयार करता रहता है। अब आपकी जो सोच है, अगर आपको मिली, एज लंबी मिली, तो अगर आपकी साधना के टाइम पे आपने मन में क्या डिसाइड करके इस लंबी उम्र के लिए आपने, जैसे मैं आपको ले जाऊं और आपको उम्र लंबी हो गई, अब आपका मन क्या विचार कर रहा है? तो आपके अगर हुआ कि साधना में आपको ज्यादा करना है, तो यू कैन टेक ए लॉन्ग। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूं सर, जो लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे कि एक क्षेत्र है जिसका नाम नहीं आया, महाविदेह क्षेत्र। और महाविदेह क्षेत्र में ये कहा जाता है कि सिमंदर स्वामी अभी भी तपस्या कर रहे हैं, ये लिखा गया है। वी हैव नॉट, आई मीन, डिस्कवर्ड महाविदेह क्षेत्र किधर है और सिमंदर स्वामी, बट इट इज रिटन इन द, हमारा जैन लिटरेचर है उसके अंदर लिखा हुआ है। अब अगर उनकी हजारों लाखों साल की जो तपस्या है, तो वो कैसे हो सकती है? इसका मतलब लंबी एज, तो वो वहां का क्लाइमेट उनको सूट कर रहा होगा, उनका अपना माइंड जो सेट बनाया, तो वो थॉट वेव्स जो है वो उसके आधार पर कर। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ।
because you have asked a very touchy question, very important question. आपने दो चीजें सुनी होंगी, ध्वनि और दिव्य ध्वनि। तो हम कई बार कहते हैं कि उस जगह पे भगवान की दिव्य ध्वनि हुई थी। आपने सुना होगा जैसे सोनागिरी जो क्षेत्र है, तो वहां पे चंदा प्रभु भगवान की दिव्य ध्वनि हुई थी, ये कहा जाता है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ध्वनि एंड दिव्य ध्वनि? ध्वनि इज ओनली फ्रॉम माउथ ओरल, बट दिव्य ध्वनि इज फ्रॉम द होल बॉडी, पूरा जो शरीर है, जिसके अंदर कहते हैं कि आत्मा। तो जितने भी आत्म प्रदेश हैं वो इंटीग्रेट, सिग्मा उनका जोड़ कर लिया जाए तो इंटीग्रेटेड साउंड फ्रॉम द होल बॉडी, दैट इज सारी आत्मा से, दैट इज दिव्य ध्वनि। और वो ध्वनि जो है पूरा लंबा, मतलब पूरा बड़े क्षेत्र के अंदर फैल सकती है, क्योंकि वो इंफ्रासोनिक है। जैसे अर्थक्वेक या आते हैं ना, तो वॉल्केनोस, तो पहले से इंफ्रासोनिक वेव्स बाहर आ जाती है, पक्षी वगैरह उसको सेंस करते हैं। हम लोगों के अंदर भी, मैंने एक लेक्चर में बताया था, हमारे अंदर भी इंफ्रासोनिक, हम थॉट वेव्स फेंकते हैं, हमारी इमोशनल वेव्स होती है, हार्ट की होती है, लंग्स की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की होती है। एनीवे वी कैन टॉक सम टाइम इन लॉन्ग ऑन दैट, लेकिन कहने का कि आपकी मन की स्थिति, वचन की स्थिति और काया की स्थिति के अनुरूप ही आपको तपस्या का निर्धारण होगा। नहीं, बहुत बढ़िया जवाब है। जो मैं आपसे जानना चाहता था, तो वो जो हमारे शास्त्र के अंदर अपरिवर्तनीय और अनअपरिवर्तनीय शब्द का जो उपयोग किया गया है, साथ में आपने बहुत अच्छी तरह जो हमारे निश्चय काल के जो 5 प्रकार है, वर्तना की बात कर दी आपने, पर्याय की बात कर दी, क्रिया की बात कर दी, परत्व अपरत्व, यानी कि जो शब्द शास्त्र में लिखे हैं उसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपने जो बहुत अच्छी तरह दिया। मेरे ख्याल से ये कोई एक सामान्य लेक्चर नहीं था हमारे लिए। हमारे लिए एक लेक्चर ऐसा था कि जहाँ संशोधन की भौतिक क्षितिजें हमारे सामने प्रकट हो जाती है। मैं मानता हूँ समय की बहुत मर्यादा है। राजमल साहब को तो सुनने के लिए 1-2 लेक्चर नहीं, 10-15 लेक्चर रखने पड़ेंगे, और उसके पहले हमें भी थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा कि हमारे धर्म के अंदर ये निश्चय काल क्या है, व्यवहार काल क्या है, एक जम्बू द्वीप में कौन से काल है, कौन से क्षेत्र के अंदर अन्य अन्य किया गया है। अगर ये श्रोतागण ये सब काल के बारे में, क्योंकि काल के बारे में हमारे शास्त्र में जो लिखा है, अगर वही हम बोलने के लिए जाएंगे तो 2-3 घंटा तो उसके ऊपर एक सामान्य ज्ञान के ऊपर हो जाता है। तो मैं मानता हूँ सेजल बहन कि हम कभी श्रोतागण को ये कहे कि काल के बारे में पढ़ के आइए, और बाद में फिर से राजमल जी का एक प्रवचन बहुत बढ़िया तरह रखे, और कुछ हमारे जो प्रश्न है काल के बारे में, कितने भी प्रश्न हमारे सामने आज खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम जब भी बच्चे को पढ़ाने के लिए जाते हैं, स्कूल में अलग चीजें पढ़ाई जाती है, शास्त्र में अलग चीज पढ़ाई जाती है। कई जगह तो ऐसा हुआ है कि किसी लोगों ने एक कोशिश की है कि भाई नहीं, ये पृथ्वी फ्लैट ही है, और किसी लोगों ने कोशिश की है कि पृथ्वी घूमती ही नहीं है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन एक जो हमारा जो नई पीढ़ी है उसके सामने आया है। तो आपके जैसे जो विद्वान है उसको हम एनलाइटन भी कर सकते हैं। मैं और आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके आपने स्पष्ट किया कि नहीं, हमको जो शास्त्र में लिखा है उसको बराबर समझने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर ये हमारी कुछ गलत फहमियां है तो उसको भी सुधारने की कोशिश करना चाहिए। हम कोई शास्त्र को गलत नहीं कहना चाहते, लेकिन उसका जो हमने उसका जो विश्लेषण करके हमारे सामने आज जो रखा गया है, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने की कोशिश है। मैं मानता हूँ समय की बहुत मर्यादा है, 9:30 बज चुके हैं, और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। सेजल बहन, दीपक भाई और हमारे सीके मेहता साहब को भी प्रणाम करता हूँ। और मैं यहाँ प्रश्न, देखिए प्रश्न तो बहुत आए, इतने आए कि मैं मानता हूँ पूरी रात हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन राजमल जी, मैं सबके साथ आपकी ईमेल और हम नंबर भी सब श्रोताओं के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो आपको पूछ सकेंगे। और हमारा जो एक स्कॉलरली अभ्यास जो चल रहा है हम लोगों का, जो आपके साथ में, उसमें जो लोग जुड़ना चाहते हैं उसको भी हम जोड़ देंगे, ताकि क्योंकि ये काफी, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर काफी लोग होंगे जो वैज्ञानिक है, या तो डॉक्टर है, या तो फिजिक्स में कुछ काम किया है, केमिस्ट्री में कुछ काम किया है। मेरे पास परसों एक बॉटनी की प्रोफेसर आई थी, PhD ऑन बॉटनी, और वो हमारे वनस्पति काय जीव के बारे में काम कर रही है। तो काफी इन सब लोगों को धन्यवाद देते, हम सब लोगों को धन्यवाद देते। फिर से आपको प्रणाम करता हूँ। सेजल बेन, ओवर टू यू। सर, जितने भी प्रतिभागी इसमें, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं आप सबका आभारी हूं, बहुत बहुत जय जिनेंद्र। लेकिन मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि
जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है और ये लॉज ऑफ नेचर के ऊपर टिका हुआ है। इसमें भ्रांतियां ना आने दें और इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए। लेकिन आप सब जाके अपने अपने स्थान पे जिस जिस देश में या जहां से भी अभी प्रतिभागिता कर रहे हैं, क्योंकि मैं अहिंसा मिशन का भी काम करता हूं, मेरा आपके हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि जहां पर भी ये नॉन वेजिटेरियन फूड खाया जाता हो, हिंसा होती हो, तो उसको कम से कम ये समझाएं साइंटिफिकली कि वो नॉन वेजिटेरियन फूड इज नॉट गुड रियली, इट इज ऑफ लेस इम्यूनिटी। वो जो कहते हैं कि प्रोटीन्स और अच्छे अमीनो एसिड मिलते हैं, तो वो बात गलत है। और सचमुच में वेजिटेरियन फूड इज रियली वेरी वेरी गुड एंड इट इज हेल्दी। और उससे कम से कम हम आने वाले जो संकट हैं उनका सामना कर पाएंगे, तो वो जैन प्रिंसिपल्स के आधार पे ही कर पाएंगे। ये 21वीं सदी का जो दर्शन होगा, तो आप देखिएगा कि जैन दर्शन ही होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। जो अप्रोच से आज आपने बात की है, जो पर्सपेक्टिव से आज आपने बात की है, वो शायद एक नई दिशा दिखाता है हमें। क्योंकि कई बार आपने बहुत सही कहा कि हम मीथ में जीते हैं और हम उसको ही मानकर चलते हैं, और फिर उस मीथ जब टूटता है तो हमको लगता है कि नहीं, ये सब गलत था। किंतु आपका जो अप्रोच था, एक साइंटिफिक अप्रोच, जैसे कि विपिन भाई का भी हमेशा रहता है, तो आप लोगों के पास से तो हमें बहुत कुछ सीखना है। और ये 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स में हम राजमल जी जैन को वापस बुलाएंगे और उनसे सीखेंगे। लेकिन आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू शुद्धात्मा प्रकाश जी। वो सर जैनोलॉजी में वहाँ डायरेक्टर है सोमैया कॉलेज में। सोमैया कॉलेज की ओर से और जैन साहित्य एकेडमी ट्रस्ट की ओर से आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज का ये 1.5 घंटा हमारे जीवन का सचमुच यादगार समय रहा है। ये काल हमें हमेशा याद रहेगा। अगर मुझे साहित्य में कहना होगा तो मैं ये कहूंगी कि ये समय को हम कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये समय ने हमारे पिछले समय की कई धारणाओं को तोड़ा है। और ये एक आपके व्याख्यान से संभव हुआ है। हम राजमल जी जैन का ये व्याख्यान को वापस याद करते हैं, उनसे दिए हुए मुद्दे को याद करते हैं। और यहाँ मैं विराम लेती हूँ। हमारे सारे ट्रस्टीगण, जैन साहित्य एकेडमी के सारे ट्रस्टीगण और सोमैया कॉलेज के डायरेक्टर की ओर से जय जिनेंद्र, वंदन, प्रणाम। वहाँ सोमैया कॉलेज की जैनोलॉजी के डायरेक्टर साहब का भी अभिनंदन, स्वागत। और मैं सभी जितने भी प्रतिभागी हैं सभी का आभार प्रदर्शित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हमारे सीके मेहता सर और दीपक भाई, इला बेन, भारती बेन, विपिन भाई, दिलीप भाई, योगिनी बेन और बकुल भाई की ओर से, और हमारे खास डायरेक्टर साहब जो है शुद्धात्मा प्रकाश जैन जी की ओर से मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और हमारे श्रोताओं, आपका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही है जो हमें इस तरह कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। अगर आप नहीं होते तो हम कार्य नहीं कर सकते। तो आप हमारे साथ बने रहिए, तो हम शायद नई नई क्षितिजें ताक पाएंगे। नमस्ते। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।